वाकई म्यूचुअल फंड ही सही है, बाकी चीजें उतनी सही नहीं है क्या? म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड और इजी इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। म्यूचुअल फंड सही है का मतलब ये नहीं है कि बाकी चीज़ें सही नहीं है। जो थोड़ा कॉस्ट सेंसिटिव हैं और पर उनको समझ आता है कि ETFs कैसे ट्रेड करते हैं, तो आप ETFs में इन्वेस्ट कीजिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक लमसम अमाउंट हर साल इन्वेस्ट कर दें बजाय सिप के? सिप एक डिसिप्लिन लेके आती है। अगर आपके पास मान लीजिए 50,000 लमसम आ गए 1 साल के बाद, तो उसको 6 से 8 वीकली STP में या 10 STP में मंथली 5,000 के हिसाब से आप डिप्लॉय कर दीजिए। अगर आप टाइम देंगे वो मल्टीफोल्ड ग्रो होगा। आप अगर सिर्फ 5,000 की भी सिप कर रहे हैं और वो 13-14% पे 14-15% में कंपाउंड करती है, तो 20 साल में आपके पास 50 लाख से ऊपर की राशि होती है। जैसे ही इन्वेस्ट करती हूँ वहाँ से ही वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है स्टॉक, और मैं जैसे ही उससे निकलती हूँ वहाँ से वो ऊपर होना शुरू हो जाता है स्टॉक। आकलन में कहाँ गड़बड़ी हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा पेशेंस लगता है कि यहाँ तो रिटर्न बनेगा, हम एग्जिट कर लेते हैं। मैं अगले 5 से 6 साल की बात करूं तो आपको ऐसा कौन से सेक्टर लगते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं? एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर अच्छा करेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग लोन कंपनी है, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कि अगर आप फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। ये मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जब पैसा बहुत कम हो, मैं ये जानती हूँ कि उस लिमिटेड सेविंग्स में जब मैं इन्वेस्ट करूँगी तो मुझे नहीं चाहते हुए भी कुछ पैसा तो FD में लगाना ही होगा, मुझे नहीं चाहते हुए भी कुछ पैसा तो गोल्ड सिल्वर या इधर इन्वेस्ट करना ही होगा। मेरी होम लोन ऑलरेडी चल रहा है तो मुझे उधर भी पैसा देना है। मेरे हिसाब से तो 15-20% ऑफ योर टेक होम सैलरी शुड गो इन अ मंथली सिप। अगर उस घर के साथ जितना आपने EMI दी है उसके आधे की सिप भी कर लोगे ना, तो 10 साल के बाद उसी से SWP करके आपका EMI पूरा हो जाएगा। 5 साल का पैसा 5 महीने में चाहिए, और ये संभव भी है क्या? जब तक इन्वेस्टमेंट्स को पैसा बनाने की मशीन की तरह यूज़ करेंगे कभी पैसा नहीं बनेगा। आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो उसे गोल से लाइन कर दीजिए, क्योंकि जब तक वो गोल से लाइन रहेगी ना तब तक वो निकलेगी नहीं। मिस्टर अम्बानी बोल रहे हैं 2024 में बोला था 28 तक मैं अपना अर्निंग नंबर डबल कर लूँगा। वो भी 17-18% कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं अर्निंग ग्रोथ में। तो आप कैसे सोचते हो कि उसका स्टॉक जो है 1 साल या 2 साल में डबल हो जाए? लास्ट ईयर दिसंबर में जब मैं पॉडकास्ट कर रही थी तो यही गोल्ड 75,000 था। आज जब मैं बैठ के नवंबर में आपसे बात कर रही हूँ तो यही गोल्ड 1.25 लाख पार कर चुका है। अब आगे फ्यूचर क्या है? गोल्ड 5-7% आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। गोल्ड का फिर रिटर्न 15 साल को आपको अच्छा दिखेगा। हेलो एवरीवन, पैसा बोलता है विद SKT देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। पैसे से पैसा कैसे बनाएं ये आज आप सीखने वाले हैं। म्यूचुअल फंड सही है ये सब बताते हैं, लेकिन क्या सिर्फ म्यूचुअल फंड ही सही है? बाकी जितने इंस्ट्रूमेंट हैं उनके मुकाबले म्यूचुअल फंड का क्या फ्यूचर रहने वाला है, आज हम ये भी जानेंगे। अमेरिका क्या फाइनेंशियल क्राइसिस, मंदी की तरफ क्या वो आगे बढ़ रहा है, और अगर हाँ तो उसका आपके ऊपर क्या असर रहेगा, इसे भी थोड़ा हम टच करने की कोशिश करेंगे। खासकर आज का जो पॉडकास्ट है वो मेरे 30+ वाले जो व्यूअर्स हैं वो ज़रूर देखें। अर्ली रिटायरमेंट अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसकी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, किन चीज़ों की प्लानिंग आपको अभी से करनी है, ये सारा कुछ आज के पॉडकास्ट में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ हैं बहुत ख़ास हैं। जब मैं जी बिजनेस में हुआ करती थी तब उनके साथ मैंने काम किया हुआ है। बहुत लंबे समय के बाद हम दोनों को एक साथ आप स्क्रीन पे आज देखने वाले हैं। मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं CEO एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ कंप्लीट सर्कल वेल्थ, क्षितिज महाजन जी। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू शालिनी, हैप्पी टू बी विद यू ऑन स्क्रीन अगेन। सेम हियर सर, सेम हियर। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि सब ये बताते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, पर मेरा एक ही सवाल है। मैं किसी भी एक्सपर्ट से पूछती हूँ ना, वो बोलते हैं SIP करो, म्यूचुअल फंड में पैसे डालो, यही एक तरीका है। तो क्या वाकई म्यूचुअल फंड ही सही है, बाकी चीज़ें उतनी सही नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझिए इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं। अभी हम लोग नोएडा में हैं, यहाँ से हमें अगर कनॉट प्लेस जाना है तो दे आर डिफरेंट मोड्स जिसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं। बस है, मेट्रो है, आपकी पर्सनल कार है, ऊबर है, ओला है। सो ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल है टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसमें से म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड और इजी इन्वेस्टमेंट व्हीकल है।
डायरेक्ट स्टॉक्स है, एएफ है, पीएमएस है, बॉन्ड्स है। तो जो सबसे सरलता से अब मैं बोलूँगा जो एक है, और आपको बिना किसी हिंड्रेंस के अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, अगर लेके जा सकता है, आई थिंक वो सिंप्लीफाइड एक प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड है। आप थोड़े इवॉल्व इन्वेस्टर्स हैं और आपके पास राशि इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा है, तो आप पीएमएस और एएफ कर सकते हैं। आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका फुल टाइम काम ही इन्वेस्टमेंट का है, और आप कंपनीज विजिट कर सकते हैं, बैलेंस शीट्स पढ़ सकते हैं, कॉल सुन सकते हैं, आपका वो नैक है इक्विटीज़ को लेके, तो आप डायरेक्ट इक्विटीज़ करिए। सो हर तरह के व्हीकल्स हैं। आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जहाँ पे जो थोड़ा कॉस्ट सेंसिटिव हैं, और पर उनको समझ आता है कि ETFs कैसे ट्रेड करते हैं, और इंडिया में अब ETFs का कल्ट बढ़ रहा है, तो आप ETFs में इन्वेस्ट कीजिए। तो हर तरह का व्हीकल है जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आपको आगे लेके जाता है। तो यस, म्यूचुअल फंड सही है का मतलब ये नहीं है कि बाकी चीज़ें सही नहीं हैं। हाँ, मतलब मुझे अगर बाकी चीज़ों की समझ नहीं है, या मैं अपने बिजनेस में, अपनी दुकान पे या अपनी जॉब में बहुत बिजी हूँ, तो मेरे लिए म्यूचुअल फंड सही है। बिल्कुल सही है। ओके, अब मुझे आप ये बताएं कि म्यूचुअल फंड में हम SIP के थ्रू हमें ये कहा जाता है कि आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरा व्यूअर जो इस समय आपको देख रहा है, शायद उसके पास हर महीने इन्वेस्ट करने के पैसे ना हो। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक लमसम अमाउंट हर साल इन्वेस्ट कर दें बजाय सिप के? दोनों में आप क्या बेहतर मानते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, सिप शालिनी क्या लेके आता है, वो एक डिसिप्लिन लेके आता है, और मैं कई बार ये बोल चुका हूँ, द डिसिप्लिन इज़ फार बेटर एंड बिगर देन एक्सीलेंस। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं किसी भी चीज़ को लेके, मान लीजिए अभी आपसे बात हो रही थी, आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप पॉडकास्ट चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, फोकस्ड हैं, आपने मेरे को बताया कितने नंबर ऑफ पॉडकास्ट आप मंथली बेसिस पे करते हैं, मतलब आई कैन इवन थिंक ऑफ 50% ऑफ दैट कि कोई कर रहा होगा, और किस तरह के कंटेंट आप लेके आ रहे हैं और उसके लिए क्या तैयारी करते हैं। आई एम सेइंग ये अपने आप में एक डिसिप्लिन है विच यू फॉलो। आज जो आप डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं उसका बेनिफिट हो रहा है कि लोगों तक नॉलेज मिल रही है, आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है कि जो आप इम्पार्ट करना चाहते हैं वो काम हो रहा है। कल को अगर आप इसको छोड़ देंगे या कोई भी अपना जो तैयारी छोड़ देगा तो चीज़ आगे नहीं जाती है। मैं अल्ट्रा मैराथनर हूँ, मैं फिटनेस में हूँ, और आपसे बात होती रहती है उसके ऊपर भी। इफ़ आई हैव टू प्रैक्टिस, मैं अगर हफ्ते के 10-11 घंटे मुझे देने हैं उसके लिए तो मैं देता हूँ। जब मैं नहीं दूंगा तो मैं भी फिट नहीं रहूँगा। सो आई एम सेइंग सिर्फ एक डिसिप्लिन लेके आती है। पर मान लीजिए आप बिजनेस में हैं या किसी ऐसे जॉब में हैं जहाँ पे इस समय आप स्पेयर नहीं कर पा रहे हैं, जब भी आपके पास पैसा आता है उसको STP रूट से इन्वेस्ट करें, सीधा पैसा मत डाल दें। अनलेस अंटिल कोई ऐसी जगह हो, ऐसी चीज़ हो, जैसे मार्केट का जो बिहेवियर में हुआ, मार्केट 37% फॉल करी, या इंडिया पाक के एस्केलेशन के टाइम में थोड़ा नीचे आया, तब आप लमसम डालने की बात सोच सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास मान लीजिए 50,000 लमसम आ गए 1 साल के बाद, तो उसको 6 से 8 वीकली STP में या 10 STP में मंथली 5,000 के हिसाब से आप डिप्लॉय कर दीजिए। तो अगर क्षितिज जी की तरह आपको फिट रहना है तो उसके लिए आपको SIP ही करनी होगी, ये कन्फर्म है। उससे हम भी फिट रहेंगे, पोर्टफोलियो भी फिट रहेगा, राइट? बिल्कुल सही कहा। आई थिंक डिसिप्लिन जो है वो इतनी बड़ी कर देगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। आप अगर सिर्फ 5,000 की भी सिप कर रहे हैं, मेयर 5,000 रुपीज़ सिप यू आर डूइंग, और वो 13-14% पे 14-15% में कंपाउंड करती है, तो 20 साल में आपके पास 50 लाख से ऊपर की राशि होती है। अब आप 5,000 लगा रहे हैं। एक रूल ऑफ 15 होता है शालिनी, जो हमने कई बार आपके साथ इसी पे डिस्कस किया, और फिर भी जस्ट सबके आसानी के लिए रूल ऑफ 15 कहता है 15,000 की सिप अगर कर रहे हैं, 15 साल के लिए कर रहे हैं, और वो 15% अगर ग्रो करती है तो आपको वो 1 करोड़ की राशि दे देते हैं। आपने पैसे कितने लगाए? टोटल 27 लाख, क्योंकि आप 15,000 रुपये मंथली कर रहे हैं तो 1,80,000 रुपये साल का हुआ, 10 साल का 18 लाख हुआ, 15 साल का 27 लाख हुआ, तो आपके पास 1 करोड़ की राशि आ गई। यही आप 1,500 की सिप कर रहे हैं 15 साल के लिए, और 15% में ग्रो कर रही है, तो लगभग आपके पास 10 लाख की राशि आ जाएगी। पर आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है आप ये समझिए। इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी कम है, पर बिकॉज आप डिसिप्लिन कर रहे हैं तो कंपाउंडिंग एक बहुत बड़ा गेम प्ले कर रहा है। सो बिजनेस हो, आपका काम हो, मेरा काम हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, हेल्थ हो, हर चीज़ में कंपाउंडिंग है। अगर आप टाइम देंगे वो मल्टीफोल्ड ग्रो होगा। एक चीज़ जो मैंने पकड़ी आपकी इस बात में वो है 15%
आपको मिलेगा। अब दिक्कत ये है कि 15% मिल कहाँ रहा है क्षितिज जी, किसको मिल रहा है 15%? मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगी, अगर आपने म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्ट किया है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 15% वाला ये जो सर्कल है बता रहे हैं क्षितिज जी, उसके अंदर आप आते हैं। मुझे तो लगता है एक तो ज़्यादातर लोग जब देखते हैं कि फंड्स डाउन हो रहे हैं तो घबरा जाते हैं, शायद वो सिप बंद कर देते हैं अपनी। और फिर ये तो मुझे लग रहा है आप अपर लिमिट बता रहे हैं 15%, ऐसा है? मैंने एग्जांपल दिया 15% का। हाँ। पर मैं आपको अगर बताऊं, पिछले 1 साल में अगर आपके व्यूअर्स कमेंट करेंगे तो किसी को कुछ नेगेटिव रिटर्न होंगे, किसी का 1% होगा या 2% होगा। पिछले 1 साल में रिटर्न बना नहीं है। प्रॉब्लम यही है शालिनी कैपिटल मार्केट के साथ, अगर 15% हर साल आने लग जाए तो हर बंदा एफडीज को छोड़ के इक्विटी में पैसा लगा दे। अभी एक इंटरव्यू में ये दमानी साहब ने ये उन्हीं का बोला हुआ जब आपको बता रहा हूँ कि दैट इतना आसान होता तो हर कोई इक्विटी मार्केट में आ जाता ना, क्योंकि इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल है तभी उसका रिटर्न ज़्यादा है। बिकॉज आप प्रीमियम दे रहे हो वॉलेटिलिटी का, जब आपको आ रहा है जो रिटर्न बन रहा है। तो काफ़ी क्लाइंट्स जो हमें सुन रहे हैं वो समझिए दैट मैं आपको एक ब्रॉडर मार्केट का पर्सपेक्ट देता हूँ। 79 में आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ, 1979 में, अभी 46 ईयर्स हो गए हैं। उसका एज ऑन डेट कंपाउंडिंग 14.25% का है इंडेक्स का, जिसमें 1 साल का रिटर्न नहीं बना। अब 21, 22, 23 में तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड ने 20, 22, 25% रिटर्न दिया है। बट अगर आप उससे पहले का भी रिटर्न देखते हैं तो ऑन एन एवरेज कैपिटल मार्केट ने आपको या एक्टिव फंड ने जो जिसमें मल्टी कैपिश टाइप के फंड है, लार्ज कैप कम है, उन्होंने 14-15% प्लस कंपाउंडिंग दी है। हमने एग्जांपल इसलिए लिया 15% का बिकॉज रूल ऑफ 15 कहते हैं उसको, इसलिए मैंने 15% का एग्जांपल लिया। यू आस्क मी, अगर आप एक एक्टिव पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें आपका एक फ्लेक्सी कैप है, एक मिड कैप है, एक मल्टी कैप है, एक लार्जर मिड कैप है, और स्मॉल कैप और मिड कैप में से एक ले लीजिए। मिड कैप मैंने पहले बोल दिया है। ये 4-5 फंड्स लेते तो 13-14% बनना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा स्मॉल और मिड कैप एलोकेशन अगर ज़्यादा हो जाता है, जैसे आपने बोला 30+, जो 30 के नीचे हैं वो रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, तो वो 15% भी पहुंच सकता है। पर ये एस्टिमेशन नंबर्स हैं, मैंने पास का आपको बता दिया। अभी नंबर्स आते कहाँ से? आपने बोला रिटर्न, म्यूचुअल फंड में होता क्या है? म्यूचुअल फंड में अंडरलाइंग होते हैं स्टॉक्स आपके, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, डिपेंडिंग ऑन जो भी कंस्ट्रक्ट है उस बास्केट का। अब वो स्टॉक्स इसका प्राइस इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसकी अंडरलाइंग अर्निंग बढ़ती है। अर्निंग बढ़ती है तो उसकी ग्रोथ, उसका प्रॉफिट बढ़ता है, तो मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ती है। अब ऑन एन एवरेज अच्छे पोर्टफोलियोज़ में आप देखते हैं आपकी अर्निंग ग्रोथ जो है अंडरलाइंग वो 17-18% से ज़्यादा है, कुछ जगह 20% भी है, 21% भी है। सो हमारे अपने पीएमएस में जो अंडरलाइंग अर्निंग अगले साल की एक्सपेक्टेड 22% के आसपास की है। सो अगर उतनी अर्निंग होती है तो उसमें 14-15% रिटर्न निकालना, जो कंपनी 18-20% से बढ़ रही है अपनी अर्निंग में, डिफ़िकल्ट नहीं होता है। बट अगेन मार्केट में स्टॉक का प्राइस तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही चलता है। हाँ। आप कर रहे हो काम इसलिए प्राइस बढ़ेगा, इसलिए नहीं है। हाँ। उसकी कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, मार्केट में कैसे सेंटिमेंट्स हैं, पॉजिटिव सेंटिमेंट है, नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, इंडिया की ट्रेड डील नहीं हो रही है, कल को कोई इंडिया किसी जियोपॉलिटिकल एक्ट में है, या इंडिया में सब चीज़ें नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो बहुत चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। एंड देन प्राइस आता है। तो वो प्राइस हर साल नहीं आता है, कई बार आपको मार्केट झिला देगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल आप निकले और उस साल वो चल जाएगी, कवर कर लेगी। तो आपको बने रहना पड़ेगा बाजार के अंदर। और इम्पॉर्टेंट यहाँ 12, 13, 14, 15% की नहीं है। मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा सबको कि कंपाउंडिंग का फॉर्मूला कहता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट ऑन 1+R, ब्रैकेट बंद, ऊपर रेज टू पावर T। R जो है ना वो रेट ऑफ रिटर्न है जो 1 के साथ प्लस में है, पर पावर में आपका टाइम है। सो आप 12 से भी बढ़ें और जल्दी शुरू करें तो भी आप इतनी वेल्थ क्रिएट कर लेंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे हुआ है, क्योंकि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कंपाउंडिंग ही है। और 15 से बढ़े, लेट शुरू करें तो भी 12 वाली वेल्थ ज़्यादा होगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इन्वेस्ट करें। 12, 13, 14 तो देखिए एक स्टेज के बाद लॉट डिपेंड ऑन हाउ द कंट्री विल डू, एंड मुझे लगता है वी हैव जस्ट स्टार्टेड, वी विल डू वेरी वेल। गुड, ये एक पॉजिटिव सोच है मुझे लगता है, और ये मेरे व्यूवर्स को भी और मोटिवेशन देगी इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि हमने म्यूचुअल फ़ंड की बात कर ली, हमने कंपाउंडिंग की बात कर ली, इंटरेस्ट रेट कम भी हो अगर, पर हम लगातार अगर कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा होगा। मुझे आप ये समझाओ कि मैं जैसे ही इन्वेस्ट करती हूँ वहाँ से ही वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है स्टॉक,
और मैं जैसे ही उससे निकलती हूँ वहाँ से वो ऊपर होना शुरू हो जाता है स्टॉक। ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। तो वो गड़बड़ी, वो मेरे आकलन में कहाँ गड़बड़ी हो रही है? देखिए, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने आज एक फ़ंड के 100 यूनिट ले लिए, आपने वो 10 रुपये के लिए NFO में लगाए और वो किसी कारणवश मार्केट 10% टूट गई, वो 9 रुपये के रह गए। आपके यूनिट तो 100 के 100 रहे। एक और सज्जन हैं, उन्होंने 100 रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। हम जो भी यहाँ डिस्कशन करें सिर्फ एक एग्जांपल तौर से है। मैं सिर्फ कोई रिलायंस का शेयर किसी को इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। उन्होंने लिए हैं, एक शेयर्स लिए हैं। अब उन शेयर्स की वैल्यू 1500 से घट के किसी कारणवश 1300 रह गई। नंबर ऑफ़ शेयर्स तो रिलायंस के 100 के 100 रहे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट 100 के 100 रहे। आप हो सकता है कई बार थोड़ा महंगे रेट पे कोई चीज़ ले लें और उसका रिटर्न आने में टाइम लग जाए। बट अगर आपको लग रहा है स्टोरी उस म्यूचुअल फंड की इतनी अच्छी है कि वो ग्रो करेगा और दूसरे इस स्टॉक की इतनी अच्छी ग्रो करेगा, तो आप एग्जिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा पेशेंस लगता है कि ये यहाँ तो रिटर्न बनेगा, हम एग्जिट कर लेते हैं। शालिनी, आपको याद हो 2020 में फेब 13-14 के आसपास मार्केट ऑल टाइम हाई था 12,300-400, मैं निफ्टी लेवल की बात कर रहा हूँ। और 24 मार्च जब पहला लॉकडाउन लगा, उस दिन मार्केट था कोई 7,700 के आसपास था, 37% मार्केट गिरा निफ्टी के आसपास। मान लीजिए आपने पैसे लगाए, चलिए मैं अपने पे लेता हूँ, मान लीजिए मैंने पैसे लगाए 12,400 पे। हाँ। और मैंने देखता हूँ कि 15 दिन के अंदर मेरे तो 37% ही उड़ गए। तो ये तो पहली चीज़ क्या आती है, स्टॉक मार्केट तो जुआ है, ये तो गैम्बल है भाई। अगर आप 15-20 दिन का सोच के इक्विटी मार्केट में आ रहे हो, जो मार्केट के बिहेवियर से डिफाइन करता है और क्लियरली लिखा हुआ है दैट स्टॉक मार्केट आर और लेट्स से म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, स्टॉक्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो पास्ट परफॉर्मेंस का कोई उसमें रोल प्ले नहीं, आगे हो नहीं हो, वो क्लियर कट लिखा हुआ है, ऐड में भी चलता है। पर उस समय मैं निकल गया, मान लीजिए लॉस लेके, मैं तो कभी दोबारा कैपिटल मार्केट में आऊँगा ही नहीं, मैं बना रहा। वो वापस 12,400 पे भी आई, 18,000 पे गई। अगर पिछले साल का लेवल देखेंगे तो 4.5 साल का रिटर्न मार्केट का कोई 120% था। 12,400 से 26,400 हो गई पिछले साल 2024। अगर मैं पीक लेता हूँ अक्टूबर तक का, आज का भी रिटर्न देखते हो तो 15% सुपर कंपाउंडिंग है, क्योंकि 12,400 से मार्केट आज 26,000 पे है, पौने 15% के आसपास है। पीक पे मैंने लगाया है और आज 5.5 साल के बाद जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ तो उस लेवल पे। अगर आपने बॉटम पे लगाया, बहुत शेयर दिल थे आप, जो काफ़ी लोग नहीं उस समय लगा पाते हैं। हम खुद जिस समय समझ नहीं आ रहा था कि दैट इट्स अ ब्लैक बॉक्स, कि ये क्या हो क्या रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा तब, पर फिर भी लगाते रहे। 8,000 तक मुझे पता है, वी केप्ट डिप्लॉइंग फॉर अस, क्लाइंट्स को भी कुछ पुश किया। अगर आपने 7,700 8,000 पे लगाया तो 5 साल में आपका पैसा 3 गुना हो गया। तो जो आपका क्वेश्चन पे मैं वापस आता हूँ, एग्जाम्पल इसलिए ज़रूरी था, हर जगह एग्जाम्पल इसलिए ज़रूरी है कि आप नंबर से समझिए कि जब आप लगाते हो तो मार्केट गिर जाता है, जिस दिन आप निकालते हो उस दिन चढ़ना शुरू होता है। पहले तो जब आपने लगाया है, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए लगाया है, तो कल वो 50% जाए, 60% जाए, 70% जाए, आपको बस ये याद रखना है कि मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स उतने ही रह रहे हैं। देयर आर 11 म्यूचुअल फंड शालिनी, जिनकी नैव आई थिंक 12 हो गए हैं, जिनकी नैव मोर देन 1000 है। दैट मीन्स म्यूचुअल फंड ने 100 गुना रिटर्न दे दिए। 100 बैगर स्टॉक्स के आड़िए पूछते हैं ना हर लोग, आप ऐसा स्टॉक बताओ जो 100 गुना हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ म्यूचुअल फंड से 28 साल में 100 गुना से बने 18-19% कंपाउंडिंग रिटर्न पे। सो व्हेन म्यूचुअल फंड्स आर लाइक दिस, और आपके पास अगर समय नहीं है तो किसी की बातों में आके मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्टॉक आइडियाज़ पे फोकस ना करके अपनी जॉब पे, अपने काम पे, जैसे आप और हम कर रहे हैं, आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो या ETF पोर्टफोलियो जो आपको सूट करता है उसको बनाएं। अब मुझे ये भी आप बताइए कि जब आपने ये तो समझा दिया कि मार्केट डाउन हो रहा है, तब भी आप उस पर बने रहिए, हौसला करके इन्वेस्ट आप करते रहिए। ये हौसला मुझे कब तक करना है? क्योंकि आपकी बात जब मैं सुन रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम वेरी सॉरी बट ये सुन के मुझे ऐसा लग रहा है क्षितिज जी कि गलती किसी से हो ही नहीं सकती है। म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में जब हम इन्वेस्ट करें तो आप पूरी गंभीरता के साथ उसमें धीमे धीमे बने रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। तो क्या मुझसे या मेरे व्यूवर्स से कभी गलती होगी नहीं? और अगर हो गई, मैंने ये मान लिया कि मैंने गलत स्टॉक चूज़ कर लिया, म्यूचुअल फंड मैंने गलत चूज़ कर लिया, तो मैं कितने पेशेंस के साथ कितने दिन तक उसमें टिकी रहूँ और फिर मुझे लगे कि अरे यार ये तो मिस्टेक हो गई? देखिए, गलती हमसे अभी तक हो रही है। हम सब अच्छे स्टूडेंट कैपिटल मार्केट के, वही अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो गलती को मानते हैं।
जब आप गलती करते हैं और लॉस लेते हैं तो वो ट्यूशन फीस दे रहे हैं मार्केट को, आप समझ लीजिए। एंड कोई अगर पूछता है कि हाँ कैसे मैं सीखूंगा इन्वेस्ट कैसे करना, जब तक आप अपना खुद चेक नहीं काटोगे ना तब तक आप नहीं सीखोगे। बेस्ट बुक टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट इज़ योर ओन चेक बुक। किसी की बातों में मत आइए, इन्वेस्ट कीजिए। पर गलती एक बार हो जाती है, फेलियर आ गया है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको होल्ड मत कीजिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, लोग ज़्यादातर अपने लॉसेस को होल्ड करते हैं और गेंस को प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इफ़ यू हैव गॉन रॉन्ग, और हाँ मैं तो फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हूँ, लोगों का पैसा मैनेज करते हैं, तो हम तो अगर गलती हुई एक्सेप्ट करते हैं, काटते हैं और आगे चलते हैं कि हम सक्सेस स्टोरी के बारे में सोचें। देखिए हम व्हेन यू बाय अ बिजनेस तो आप एक उसके माइनॉरिटी शेयर होल्डर बनते हो उस कंपनी के। यही होता है ना, आपकी कंपनी के शेयर्स अगर मार्केट में हैं और 50 लाख शेयर हैं, उसमें से अगर मैंने 10 शेयर खरीद लिए तो मैं एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन गया शालिनी की कंपनी का। ऐसे ही हुआ। अभी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम तो मुझे नहीं पता है, पर फॉर सम रीज़न द कंपनी हैज़ डन एक्सेप्शनली वेल। और मैंने देखा यार वो तो मैंने 10 रुपये का लिया था, ये 40 का हो गया, और कितना बढ़ेगा, मैं निकल गया। आपका शेयर कल को हो गया 10,000 रुपये का। टाइटन के साथ हुआ, ये इन्फोसिस के साथ ये हुआ, HDFC बैंक के साथ ये हुआ। कितनी कंपनीज लोग हैं आप जिसके साथ, सोलार के साथ हुआ। हम ये सब एग्जाम्पल की कंपनीज ले रहे हैं क्योंकि क्लाइंट को लगा 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, वो 1000 टाइम्स हो गए शेयर्स। अगर एक कंपनी का जो प्रमोटर है, आज आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम ये अपना शेयर प्राइस मूवमेंट के लिए थोड़ी बिजनेस कर रहे हैं। हम तो अगर मार्केट में लिस्ट भी होगा, अब अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। शेयर प्राइस इज़ बिकॉज ऑफ मार्केट में जो क्या सेंटिमेंट्स हैं, कितने उसके बायर्स हैं, कितने सेलर, उस पर डिपेंड करता है। सो इफ़ यू हैव गॉन रॉन्ग, एक्सेप्टेड, एंड आगे भी गलतियाँ होंगी आप लोग जो सुन रहे हैं सबसे, एंड मूव ऑन। एंड इफ़ यू थिंक दैट समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस के कारण या किसी कारण से नहीं चल रही है, इट्स बेटर टू टेक अ व्यू ले लीजिए। आपने मानिए कोई म्यूचुअल फंड लगाया हुआ, आप सीधा म्यूचुअल फंड से भी बात कर सकते हो। आपका कोई अगर आपका कोई सेबी डिफाइंड एडवाइज़र, आप उससे भी बात कर सकते हो। सो आप व्यू ले लीजिए एंड देन यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। मेरे हिसाब से वेरी रेयर कोई ऐसे फंड्स होंगे जो अच्छा नहीं करेंगे। साइकिल्स होंगे जिसमें फार्मा नहीं चल रहा या कोई और नहीं चल रहा, वो अलग सिक्लिकल फंड्स अलग हैं। पर अगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज रखते हैं जो आपकी लाइफ बहुत सिंपल करके रखेगा, तो उसमें कोई एक आधा ऊपर होगा, एक आधा नीचे होगा, पर उसमें डोंट सी दैट एक 16% दे रहा है, एक 12% दे रहा है, ऐसा नहीं करिएगा। हर तरह के स्टॉक, हर तरह के पोर्टफोलियोज होते हैं। कभी आपकी कोई बेट्स चल रही होंगी एज ए फंड मैनेजर, कभी मेरी कोई बेट्स चल रही होंगी। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म सोचिएगा। इंडिविजुअल जहाँ होल्डिंग्स हैं वहाँ ईगो को बीच में मत लेके आइएगा। अगर गलती हुई है एक्सेप्ट कीजिएगा, काटिएगा और आगे बढ़िएगा। इन फ्यूचर अगर मैं अगले 5 से 6 साल की बात करूँ तो आपको ऐसा कौन से सेक्टर लगते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और जिनके म्यूचुअल फंड को मेरे व्यूवर्स को सेलेक्ट करना चाहिए? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसको बोलते हैं लेवल 2 जाके रिसर्च करना। अगर आप म्यूचुअल फंड आज कोई भी लेना चाहता है, वो किसी भी पोर्टल पे जाता है, क्राइटेरिया क्या दिखाता है पोर्टल? 5 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न, 2 ईयर रिटर्न, 1 ईयर रिटर्न। जबकि एक्चुअल में क्राइटेरिया होना चाहिए कि अंडरलाइंग होल्डिंग्स क्या हैं, अंडरलाइंग सेक्टर्स कौन से हैं, उसका शार्प रेशो कितना है, उसका टेन्योर रेशो कितना है, उसका बीटा कितना है। तो ये अंडरलाइंग होनी चाहिए। जो पास्ट हो गया परफॉर्मेंस वो तो आ गया ना। आज ज़्यादातर लोग डिफेंस सेक्टर में 2014 के एंड में घुसे, जो वो पीक हो रहा था। नॉट दैट डिफेंस अच्छा नहीं करेगा, बहुत अच्छा करेगा, पर काफ़ी लोग जो पीक में घुसे उनका जेस्टेशन लंबा हो जाएगा। अगर आप बॉटम में घुसोगे, जैसे मैंने क्या बताया, 3 गुना, पीक पे गए तो 2 गुना 5 साल में। इंडेक्स की बात कर दी ना। तो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप ड्रिल डाउन करते हो, जैसे हमारा अपना एक प्रोसेस है, इसको माइल्स बोलते हैं। M for margin of safety and growth, I is for innovation in the company, L is for the learning mindset of the promoter। कोई भी बड़ी कंपनी तभी बनी जब प्रमोटर का लर्निंग माइंडसेट था। आज आप इतने डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स पे बात करते हो तो आपको पढ़ना पड़ता है बिफोर टॉकिंग अबाउट इट ना। आप पॉलिटिशियन से भी बात कर रहे हो, ब्यूरोक्रेट से भी बात कर रहे हो, आप रिलीजियस टॉक्स भी कर रहे हो, तो आपको पढ़ना पड़ता है तभी आप बात करते हो। लर्निंग माइंडसेट, E इज़ फॉर एथिक्स, S इज़ फॉर स्कोप ऑफ ग्रोथ। जब आप इसके थ्रू फिल्टर करते हो, वी लुक एट बिजनेसेस जो 15 से 18% के ROE अर्निंग ग्रोथ से बढ़ते हैं विद एक्सपेंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन। एंड देन दो सेक्टर्स एज यू सेड जो फ्यूचरिस्टिक है। भाई आज गवर्नमेंट ने 14 सेक्टर में PLI स्कीम दिया हुआ है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम दिया हुआ है। आपको खुद दिख रहा है कि दैट हम सब डेटा यूज़ कर रहे हैं। वी यूज़ 20% ऑफ द ग्लोबल डेटा इंडिया, और 3% डेटा सेंटर्स इंडिया में है। एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एनर्जी है। इतनी बात हम कर रहे हैं कि इतने लोग म्यूचुअल फंड करते हैं, स्टॉक्स करते हैं, PMS करते हैं, बट दे आर 58 करोड़ पैन कार्ड लिंक टू आधार।
पर सिर्फ 5.25 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड करते हैं, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर अच्छा करेगा। तो ब्रॉडर स्पेक्ट अगर आप डेली बेस पे अपने आसपास चीज़ें होते देखोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कौन सी चीज़ें यहाँ से अच्छा करने वाली हैं। अब लेट्स से कोलगेट है या कोई और कंपनीज हैं, अब वो सिंगल डिजिट ग्रोथ से ही बढ़ सकती हैं। आप कितना ब्रश करा लोगे लोगों को, भाई इवेंचुअली यू हैव टू लुक इनटू इट। नॉट दैट दीज कंपनीज आर बैड, बट उनकी ग्रोथ जो है वो डिफाइंड है, वो सिंगल डिजिट ग्रोथ पे जाएंगी। नेस्ले है, कोलगेट है, तो दीज कंपनी विल कीप ऑन डूइंग वेल। और आज की डेट में FMCG का सबको अब देखिए कितने फंड आए हैं कंजम्पशन फंड को लेके। कंजम्पशन अच्छा करेगा, पर कौन सा कंजम्पशन अच्छा करेगा? रूरल कंजम्पशन अच्छा करेगा, डिस्क्रिशनरी स्पेंड अच्छा करेगा, तो आपको उसमें डिफाइन करना पड़ेगा। लेवल 2 कौन से सेक्टर अच्छा करेंगे, इन सेक्टर्स में फिर वैल्यू चेन बनाओ कौन सी कंपनी अच्छी करेंगी। सो आस्क मी 1 फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ सेविंग्स, जिसमें आपने बहुत काम किया पहले भी, जहाँ लोगों को हमें बार बार बताना कि दैट आप ऑर्गेनाइज इन्वेस्टिंग में आइए, आप म्यूचुअल फंड करें, स्टॉक्स करें, PMS करें, AIF करें, SIF करें, रीट्स करें, इन्विट्स करें, पर ऑर्गेनाइज वे में इन्वेस्ट करें, ताकि आपके साथ कोई भी जो पॉन्जी स्कीम्स होती हैं कुछ और स्कीम्स, उसमें आपको नुकसान नहीं हो। हाउसिंग लोन अफोर्डेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी रेट कट्स आ गए हैं। होम लोन 7.25 7.35 के आसपास है, फर्दर 50 पैसे का आया तो ये 6-7 से नीचे आ जाएगा। तो अच्छा कोई अफोर्डेबल हाउसिंग लोन कंपनी है, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक्स कुछ अच्छे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ट्रेल किया बाय द वे पिछले 6 साल निफ्टी को, बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज। सेकंड एनर्जी सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने उसको आपको जिस्ट दे दिया है। हम रिन्यूएबल भी काम कर रहे हैं, कौन सी कंपनियाँ जो रिन्यूएबल से बेनिफिट होगा। अच्छा रिन्यूएबल तो है ही है, बट इवेंचुअली व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस कि लाइट इज़ देयर। सो जो हमारे थर्मल पे काम कर रही हैं कंपनी, 1-2 कंपनी आपने वो ऐड करी, फिर जो हाइड्रोजन पे काम कर रही हैं, तो एक एनर्जी का आपने थीम बास्केट बना लिया। तीसरा आपका है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विच इज़ अ वेरी बिग सेक्टर। गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी हैव प्लान्स टू स्टेप अप द मैन्युफैक्चरिंग पार्टिसिपेशन, और उसको 24-25% में लेके जाना चाहते हैं 2031-32 तक, जो अभी 16-16.5 पे खड़ी है। मोर ओवर यंग इंडिया यंग है, जॉब क्रिएट करनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग चाहिए आपको। सो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, जहाँ पे वन शुड लुक एट। Then you have defense. Government is talking about 100% indigenous engines and defense capability. What we have seen, हमने पावर प्ले इंडो-पाकिस्तान एस्केलेशन में देख ही लिया, with what precision we are hitting them. And at the same time, I think डिफेंस में हम नेट एक्सपोर्टर बनेंगे बहुत जल्दी। देयर विल लॉट ऑफ कंट्रीज जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, एंड गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग कि ये 2 वे 3 वे कल को वॉर हो तो आपके पास तैयारी तो होनी चाहिए उतने। तो आई थिंक दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। एक आपका आता है न्यू एज बिजनेस सेक्टर, जिसमें आपका ये जितने भी न्यू एज कंपनीज़ हैं, जो हमारी डिजिटल कंपनीज़ हैं, जिसके ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज़ हैं, डिफरेंट बास्केट, उसकी एक बास्केट बनाए हैं आप सारी की सारी, और देखिए उसमें से कौन सी कंपनी अच्छा करती है। बिकॉज न्यू एज बिजनेस में क्या होगा, जैसे आपका रेवोल्यूशन और बढ़ेगा एंड फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन जाएगा, तो उनका बेनिफिट मिलेगा। यू बी सरप्राइज शालिनी, आज भी इंडिया में लोग 5.5% रुपी ओनली आउट ऑफ 100 स्पेंड ऑनलाइन, 94.5 अभी भी ऑफलाइन स्पेंड होता है आपका। हमें लगता है दैट आप और मैं सब कर रहे हैं तो दुनिया में सब कर रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ 5.5% लोग ऑनलाइन स्पेंड करते हैं इंडिया में। तो इज़ अ वाइडर मास विच स्टिल स्पेंड ऑफलाइन। सो आई थिंक पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट। देन यू हैव सर्कुलर इकॉनमी विच इज़ रिसाइकलिंग सेक्टर, वो बहुत अच्छा करेगा। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग में आपका ऑटो और एक साथ में व्हाट यू कॉल रेलवे सेक्टर आएगा, वो बड़ा अच्छा करेगा, आपको दिखेगा होता हुआ। एक लास्ट है विच लगता है कि अगले 1-2 क्वार्टर के अंदर उसमें नंबर्स आपके अच्छे दिखेंगे, जो कंजम्पशन सेक्टर है, जैसे मैंने आपको बोला। पर आप जब भी लेवल 2 पे जाके आपने सेक्टर फाइनल किए, फर्दर उन सेक्टर में कौन सी कंपनी अच्छे करेंगी वो आपको डिफाइन करना है। तो अगर आप अभी आपने 5-6 फंड्स लेने हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो आई थिंक एक वन टाइम एक्सरसाइज 5-6 महीने में आपको करनी चाहिए कि उसकी टॉप होल्डिंग्स क्या है, टॉप सेक्टर्स क्या हैं। वो आपको एक फर्दर 0.5 to 1% का डेल्टा देगा विज़ अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। एंड ऑलवेज गुड टू टेक एवरग्रीन सेक्टर्स, वो बेटर रहता है। तो आई थिंक कंजम्पशन एक अनदर सेक्टर है वेयर वी सी दैट येस डिस्क्रिशनरी स्पेंड, जहाँ पे आपका जैसे आपका टेक होम सैलरी बनता है, पर कैपिटा GDP अभी $2700 ही है। जैसे आपकी 5,000 होगी तो आपका ट्रैवल, होटल, फ़ोन, बेटर फूड, आउटिंग, रेस्टोरेंट्स, ये सबका बेनिफिट मिलेगा आपको। सो आई थिंक ये प्रॉपर 6-7 सेक्टर्स हैं। मुझे लगता है ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेंगे। एंड
होप सो थिंग्स विल बिकम मच बेटर फॉर इंडिया। आपकी बात सुन के मुझे क्लैरिटी तो हो गई, आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स को भी हो गई होगी, पर ऑनेस्टली ये मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है जब मुझे इतने सारे फंड्स पता चल जाएं, मेरे पास पैसा बहुत कम हो। मैं ये जानती हूँ कि उस लिमिटेड सेविंग्स में जब मैं इन्वेस्ट करूँगी तो मुझे नहीं चाहते हुए भी कुछ पैसा तो एफडी में लगाना ही होगा, मुझे नहीं चाहते हुए भी कुछ पैसा तो गोल्ड सिल्वर या इधर इन्वेस्ट करना ही होगा। मेरी होम लोन ऑलरेडी चल रहा है तो मुझे उधर भी पैसा देना है। अब ये जो बचे हुए पैसे हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा, जब हम म्यूचुअल फंड में जाते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है ये कन्फ्यूजन हो जाता है। अब इसे मैं अगर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड करूं, मेरी जगह मैं आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड करूं और मैं बोलूं इसे आप और मुझे सीमित करके थोड़ा 2-3 ही सेक्टर आप बताएं मेरे व्यूवर्स को, तो वो कौन सा रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लेट्स से जस्ट टू मेक इट सिंपल विद द नंबर्स, आप 100 रुपये कमाते हैं, हाँ, तो जो आपकी इनकम है उसमें सबसे पहले अपनी नीड जो आपकी है उसको माइनस कर दीजिए। जो रोटी कपड़ा मकान बेसिक एक्सपेंस है उसको माइनस कीजिए। उसके बाद आपके इंश्योरेंस एक्सपेंस को माइनस कीजिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, इन्वेस्टमेंट करोगे पैसा बनेगा, इतने इतने होंगे, इतने लाख होंगे, इतने करोड़ होंगे, वो कहानी बात की है। अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस ठीक से आपने नहीं ली हुई है, आपने टर्म इंश्योरेंस, जो पर्सन इन क्वेश्चन जो भी सैलरीड हैं वो अपने को कवर नहीं किया हुआ उन्होंने, और प्लीज़ डोंट गो बाय योर कंपनी इंश्योरेंस। वो तब तक है जब तक आप जॉब में हैं। आप अपने एक पर्सनल इंश्योरेंस लीजिए, तो आपके 100 रुपीज़ एक्सपेंस माइनस आपके नीड्स, सेकंड आपके इंश्योरेंस माइनस इन्वेस्टमेंट्स, देन कम्स योर वांट, आईफोन, लाल मर्सिडीज, व्हाटएवर इट इज़, आई एम सेइंग, ट्रैवल अब्रॉड, better bag, classy shoes, whatever it is. बेसिक रिक्वायरमेंट के बाद आपका सबसे पहले इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसके बाद आपकी वांट होनी चाहिए। जब ये साइकिल रिवर्स हो जाता है ना तभी सारी कन्फ्यूजन आती है। सो ओके, आपके पास एक लमसम आ गया, मान लीजिए आपके पास बेसिक इन्वेस्टमेंट्स के पास आपके पास 30 रुपीज़ बच गए 100 में से, 20-30 जो भी बच गया, उसमें से मेरे हिसाब से तो 15-20% ऑफ योर टेक होम सैलरी शुड गो इन अ मंथली सिप। दैट सिप कैन बी इन गोल्ड, सिल्वर, इक्विटीज और इन्वेस्टमेंट्स। मान लीजिए बैंक डिपॉजिट्स आर नॉट इन्वेस्टमेंट्स, लेट मी मेक इट क्लियर, दे आर नॉट इन्वेस्टमेंट्स। योर लोन इज नॉट इन्वेस्टमेंट, it's a EMI which you have to pay, that goes in your need because it's a part of need, because EMI तो देनी है आपको, अब गुजारा नहीं है। तो आपको मेरा घर बन रहा, दैट्स फाइन, घर बन रहा, बट इट्स नॉट योर इन्वेस्टमेंट। अगर उस घर के साथ जितना आपने EMI दी है उसके आधे की सिप भी कर लोगे ना, तो 10 साल के बाद उसी से SWP करके आपका EMI पूरा हो जाएगा सारा का सारा। तो अगेन 100 माइनस नीड, दैट इंक्लूड्स योर खर्चा एंड EMIs, माइनस इंश्योरेंस, माइनस इन्वेस्टमेंट एंड देन वांट। सो जो इन्वेस्टमेंट पार्ट आया है, अब इन्वेस्टमेंट पार्ट में डिपेंडिंग ऑन रिस्क एपेटाइट, अब मैं आपको और अपने को जानता हूँ, हम इक्विटी वाले हैं, लॉन्ग टर्म हैं, बच्चे 10-11 साल की ब्रैकेट में हैं, तो एक मेजर एक्सपेंस मान लीजिए 18 साल में उनकी एजुकेशन का आ रहा है, तो हमारे पास टाइम है, तो हम 50-30-20 रूल कर सकते हैं। 50 लार्ज कैप, 30 मिड कैप एंड 20 स्मॉल कैप। सो आपके पोर्टफोलियो में 75-80% इक्विटी हो सकता है, उसका ब्रेकअप ये हो गया। 5-7% गोल्ड, 5-7% गोल्ड इज़ गुड इनफ। आप सिल्वर कहेंगे तो 7 + 3 10% कर लीजिए, पर अगर 5-7% की ब्रैकेट में भी गोल्ड और सिल्वर है वो काम हो गया। बाकी 10-11% जो है आपका जो है वो आप एक इमरजेंसी फंड बनाने में लगा सकते हैं, जिसको आप आर्बिट्राज में या शॉर्ट टर्म फंड में या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में पार्क कर सकते हैं। एक बार आपका इमरजेंसी फंड, अगले लोग 1.5 साल बोलते हैं, मुझे लगता है 6 महीने का इमरजेंसी फंड काफ़ी है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट भी तो चल रही हैं। राइट। 6 मंथ्स का, किसी की सैलरी मान लीजिए 50,000 रुपीज़ है, अगर 3-3.5 लाख का एक इमरजेंसी फंड अलग से क्रिएट हो गया है, क्योंकि इसलिए आज की डेट में 6 महीने काफ़ी, क्योंकि आपके पास क्रेडिट कार्ड भी होते हैं, उसमें भी 40-50 डेज़ का रोटेशन है आपके पास। अगर वो क्रिएट हो गया है, देन उस फंड को फर्दर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। देन फंड कैन बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स योर म्यूचुअल फंड सिप्स या फिर अदर इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप कुछ करना चाहें तो इसको ऐसे कीजिए। अब म्यूचुअल फंड आपने डिसाइड कर लिया मेरा 50-30-20 है, उसमें से आप एक्सक्लूसिव 30% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए, एक मल्टी कैप फंड ले लीजिए, एक लार्जर मिड कैप ले लीजिए, एक स्मॉल कैप ले लीजिए, 4 फंड ले लीजिए।
अगर आप थोड़ा सेक्टोरल फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो आज की डेट में आप एक कंजम्पशन या बैंकिंग में से कोई सेक्टर फंड ले सकते हैं जो यहाँ से सीम्स लाइक बेटर करेंगे विज़ अदर सेक्टर्स। ज़्यादा एग्रेसिव ना होकर डिफेंस या बाकी चीज़ें लेके इन चारों फंड्स को कॉम्प्लीमेंटिंग स्टॉक्स नहीं हों, कॉन्ट्राडिक्टिव स्टॉक्स हों, तो वैसा आप पोर्टफोलियो एक बार कार्व आउट कर लीजिए एंड देन यू विल सी दैट विद दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन 13-14% का कंपाउंडिंग आप अगर सब ठीक रहा तो ग्रो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। थैंक यू सो मच। मैंने पूछा सर से था मुझे 1 और 2 सेक्टर के बारे में वो बताएं, लेकिन मुझे ओवरऑल पता चल गया कि बजट एलोकेशन आपको कैसे करना है, कहाँ कहाँ कितना % आपको इन्वेस्ट करना है। अब मैं चाहती हूँ आप उन लोगों को थोड़ा कुछ समझाएं जिनके अंदर पेशेंस कम है। ऑनेस्टली मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो ये चाहते हैं कि 5 साल का पैसा 5 महीने में आ जाए, 5 महीने का पैसा 5 दिन में आ जाए, और यही एकमात्र रास्ता उन्हें समझ में आता है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में जाने का। उनके हिसाब से एफडी करेंगे तो इतना % ही रिटर्न आएगा, बाकी भी जितने इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हमारे हैं तो हमें पता है कि इसमें फिक्स इतना है। आई डोंट नो हाउ लोगों को ये मालूम है कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट उन्हें छप्पर फाड़ पैसा देने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे उन व्यूवर्स को समझाएं जिन्हें 5 साल का पैसा 5 महीने में चाहिए, और ये संभव भी है क्या? जब भी हम कोई मूवी देखने जाते हैं शालिनी, अब वो क्लाइमैक्स जो है या फिर जो मूवी का एंड जो है वो आधे घंटे में तो नहीं आ जाता ना, अगर वो 2.5 घंटे की 3 घंटे की तभी ख़त्म होती है मूवी। सो इन्वेस्टमेंट्स आर लाइक दिस ओनली। आप जब तक इन्वेस्टमेंट्स को पैसा बनाने की मशीन की तरह यूज़ करेंगे कभी पैसा नहीं बनेगा। मेरा रिक्वेस्ट ये है आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो उसे गोल से लाइन कर दीजिए, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कीजिए, क्योंकि जब तक वो गोल से लाइन रहेगी ना तब तक वो निकलेगी नहीं। अगर वो डायरेक्शनलेस रहेगी तो कुछ गलतियाँ जो मैंने इनिशियल फेज में करी हुई हैं कि ये पैसा इतना डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, निकाल लो, तो निकल जाएंगे। सबने गलतियाँ की हैं, बिना गलतियों के आप सीख ही नहीं सकते हो। एक ही तरीका है ऊपर चढ़ने का कि बाबा गिरते हो। अभी संडे को मैं डेविल सर्किट पुणे में था। इट्स इट्स अ टफेस्ट रेस इन एशिया। उसमें रोप से आपको ऊपर चढ़ना था एंड पानी आपके ऊपर पूरा गिर रहा है, और फिर उधर से चढ़ के एक मैं हर्डल की बात कर रहा हूँ, क्रॉस करके जाना था। पानी इतना ठंडा गिर रहा था, वो कहीं हिल्स में डोंजी करके पुणे के आगे जगह वहाँ था। 3 बार मैं गिरा मड पे, चौथी बार मैं गया अब इस बार मैं नहीं करूँगा, आई विल जस्ट गो थ्रू दिस। एंड मैं बार बार गलती कर रहा था, रोप को पैर में लपेट रहा था उसके ऊपर पैर रखने के सिवाय, जो एक बार बार हर्डल्स आ रहे थे। एंड लास्ट टाइम आई डिड इट, पर 3 बार गिरा उससे पहले, बार बार कीचड़ में गिरना पड़ता था आपको। मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ दैट गलतियाँ हम सबसे होती हैं, बट अगर आप सोच रहे हो कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ से डबल कर दे, तो डबल होगा आपका, 4 गुना भी होगा आपका, पर एक दिन वो 0 भी हो जाएगा, बिकॉज शॉर्टकट है ही नहीं है। नितिन कामत जीरो के ओनर हैं, उन्होंने खुद बोला 95% लोग पैसा ही नहीं बनाते हैं स्टॉक मार्केट में, बिकॉज हम बिना डायरेक्शन के पैसा डबल करने के चक्कर में जा रहे हैं। पर अगर मैंने एक गोल ले लिया कि अगले 10 साल तक मुझे पैसा नहीं चाहिए, और 10 साल में क्या इसको मैं 13, 14, 15% से कंपाउंड कर सकता हूँ। हो सकता है 15 पे नहीं हो, 14 पे हो। आज अगर मैंने 100 रुपये लगाए, अगर वो 15% में कंपाउंड हो तो 10 साल में वो 400 रुपये मिलते हैं मुझे। 14 में हो तो 360, 370 मिल जाएंगे, बट मिल जाएंगे ना उतने। पर आज पैसा लगाया आपने, और आज फरवरी जैसी कोई डेट है, और 1 महीने में आपने देखा 37% नीचे है, और आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप लूज़ कर जाओगे। और अभी भी काफ़ी लोगों को लगता है कि दैट बहुत लोग पैसा बनाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ज़्यादातर लोग अपनी सक्सेस स्टोरी का बयान करते हैं, फेलियर्स के बारे में बात नहीं करते हैं। पर फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ जर्नी। एवरी सक्सेस स्टोरी के पीछे लॉट ऑफ फेलियर्स आर देयर, लॉट ऑफ एफर्ट्स आर देयर, अदरवाइज आप आगे जा ही नहीं सकते हैं। एक चाइनीज़ बैम्बू स्टिक की स्टोरी मैंने बहुत प्लेटफॉर्म से सुनाई है, वो कि हमने वो देखा फाइट्स में लंबे लंबे जो बैम्बू ट्रीज़ होते हैं उनके 4 साल 9 महीने तक आप उसे वाटर करते रहते हो, उसे जो चाहिए होता है खाद देते रहते हो, वो 10 से 15 सेंटीमीटर ग्रो करता है। अगले 3 महीने में 90 फीट टॉल हो जाता है। कंपाउंडिंग वहाँ भी है। आप बिज़नेस को लेके आते हो। आज मिस्टर मानी बोल रहे हैं कि मैं 17-18% मैं 2027 तक, 2024 में बोला था 28 तक मैं अपना अर्निंग नंबर डबल कर लूँगा। वो भी 17-18% कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं अर्निंग ग्रोथ में। तो आप कैसे सोचते हो कि उसका स्टॉक जो है 1 साल या 2 साल में डबल हो जाए? अगर कोई चीज़ फास्ट भाग रही है तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए। जैसे अंडर परफॉर्मेंस को क्वेश्चन करते हो ना कि ये तो मेरा तो चला ही नहीं, वैसे ओवर
या आउट परफॉर्मेंस को भी क्वेश्चन करना चाहिए, यार ये इतना फास्ट कैसे चला गया, क्योंकि इवेंचुअली प्राइस ऑफ अ स्टॉक इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स अर्निंग। आप जो प्राइस टू अर्निंग देते हो मल्टीपल, वो उसकी 1 रुपये की अर्निंग के बदले कितना प्रीमियम दे रहे हो वो होती है। अगर आप 300 रुपये का प्रीमियम दे रहे हो, कुछ न्यू एज बिजनेसेस में शायद वो मल्टीपल लागू नहीं होता, क्योंकि वहाँ अर्निंग अभी है ही नहीं है, और वो जो कैश बर्न है इट्स मोर लाइक अ केपेक्स। बट अगेन यू कैन रिफ्रेन अवे अगर आपको नहीं समझ आता है, बट ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो पैसा डबल कर दे, ट्रिपल कर दे। कोई भी बड़ा जो इन्वेस्टर ग्लोब में आपने सुना है, जो भी दिग्गज हैं, बफेट हैं, बेंजामिन ग्राहम हैं, जो भी आपने सुना है, इंडिया स्पेसिफिक सुने हैं, झुंझुनवाला साहब सुना के बारे में सुना है सबने, रामदेव अग्रवाल सर मेरे गुरु भी हैं, मेरे एक्स सुपर बॉस भी हैं के बारे में सुना है। हर किसी ने कंपाउंडिंग की बात करी है। देखिए मैजिक कैसे होता है कंपाउंडिंग में, अगर आप 15% से ग्रो करते हैं, एक फॉर्मूला होता है शालनी 72 पब्लिक आर, ये बताता है एट गिवन रेट जो आपका है कितने टाइम में पैसा डबल होगा। तो अगर 12% में भी ग्रो करते हैं, मान लीजिए 12% पे ये रिटर्न आया आपका, तो 72/12 मतलब 6 साल में डबल, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना, 30 साल में 32 गुना, 15 से करेंगे तो 30 साल में 64 गुना। पर 30 साल अगर आपके पास हैं तो 32 टाइम्स। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे देगा 32 गुना, बताओ। पर यही आपके पास अगर 24 साल हैं तो 16, यही आपके पास 18 हैं तो 8। तो जितनी जल्दी आप करेंगे ना निकलने की, उतना बड़ा लॉस लेके निकलेंगे। कंपाउंडिंग में पावर में टाइम है। सो फ्रेंड्स हु आर लिसनिंग टू अस, मेरा रिक्वेस्ट है, देयर इज़ नो शॉर्टकट। अगर आपकी इंजीनियरिंग 4 साल की तो 4 साल की है, ग्रेजुएशन 3 साल की तो 3 साल की है, उससे पहले 12 साल अगर पढ़ाई करनी है तो करनी है। तो जब वहाँ शॉर्टकट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट में शॉर्टकट क्यों ढूंढ रहे हो? एंड यू आर टू यंग। आप अगर टाइम दे देंगे तो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपने लिए कार्व आउट कर लेंगे। तो कभी भी देर नहीं होती है, मैं तो ये मानती हूँ। अभी तक अगर कर भी दिया आपने देर, तो अभी से शुरू कर दे, ताकि वो जो कंपाउंडिंग का फायदा है वो सोच में दिमाग में ही ना रह जाए, वो पेपर्स पे और बैंक अकाउंट्स में भी दिखाई देना शुरू हो। अब मुझे आप ये बताइए क्षितिज जी कि आपके पास कितने ऐसे लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे अर्ली रिटायरमेंट चाहिए? कितने % लोग हैं? बहुत लोग आते हैं, जितने भी ये फायर वाली जो जनरेशन है, सबको स्टार्टअप करना है या रिटायर होना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि 3 दिन छुट्टी आ जाती है तो मैं घर पे बोर हो जाता हूँ कि मैं क्या करूँ। कि हमारे पास कुछ नहीं होता तो क्या करूँ बियॉन्ड, बिकॉज इवेंचुअली बंद मशीन तो जंग लग जाता है, एंड इफ़ विल नॉट वर्क देन व्हाट शुड वी डू। बिकॉज एक आपको क्या है कि जब आप काम करते हो ना, आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, आप एजाइल रहते हो, आप लोगों से मिलते हो। मैं आपसे मिला हूँ, आपके स्टाफ से मिला हूँ, तो 4 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये नई चीज़ आपने लगाई है, मैंने पहली बार देखी है। आई एम सेइंग यू लर्न एंड लर्न। अगर आप घर पर बैठे हो, कितना फ़ोन देख लोगे, कितना टीवी देख लोगे, क्या कर लोगे? बट लेट्स से इफ़ दे वांट टू रिटायर ऑल्सो, लेट्स से दे वांट टू रिटायर ऑल्सो, दे शुड लुक एट दैट। कोई भी अमाउंट आज वो इकट्ठा कर लेंगे, वो कम हो जाएगा। कारण ये है, इफ़ यू आर स्पेंडिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, तो आपके पास 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 30 करोड़ हो, वो कम हो जाएगा। बट अगर आप फोकस होकर चलेंगे और आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे तो अलग बात है। आप बोलते हो मैं रिटायर हो रहा हूँ, आई वांट टू गिव इट बैक टू सोसाइटी, मैं लेक्चर्स लेना चाहता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ, मैं अपना देता हूँ कॉलेजेस में जाके। मैं लोगों को वाइडर लोग मासिस तक सही मैसेज इन्वेस्टमेंट का पहुँचाना चाहता हूँ, जो आप कर रहे हो। तो जब आप एक अच्छी सोच के साथ रिटायर होते हो तो समझ आता है मुझे, और आप एक्टिव हो बिकॉज यू आर वर्किंग। पर आप सोच रहे हो कि मैं, पहले तो वो कॉन्सेप्ट ही मुझे सही नहीं लगता, मैं तो वही डीसेल कर देता हूँ। पर स्टिल if somebody comes and say that plan my portfolio so that I can retire early, fine, you can retire early. Then I plan कि आज की डेट में अगर आपके पास 10 करोड़ हैं, as on date I'm talking about, तो आप रिटायर हो सकते हो। क्योंकि 10 करोड़ को आप बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड में भी डाल देगा तो 6% के हिसाब से रिटर्न आ जाएगा। तो आपका 60 लाख का रिटर्न आ गया। आपके रिटायरमेंट की बात तभी करें जबकि ऑब्लिगेशन नहीं है, तो 60 लाख पे 3-4 लाख रुपया महीने का आपको कैश फ्लो अगर मिलता है, अगर टैक्स फ्री है तो पूरा मिल जाएगा 5 लाख में, तो 3-4 लाख मिलता है, तो दैट्स गुड इनफ अमाउंट। अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स और सब में डाल दोगे तो आप वो 8-9% यील्ड भी बना सकते हो। 100% इक्विटी नहीं डालोगे, बॉन्ड्स और बना के 10% भी बना सकते हो, बैलेंस एडवांटेज फंड और लार्ज कैप फंड के थ्रू। तो अपने आप एक अच्छा अमाउंट है जिसके थ्रू आप मैनेज कर सकते हो अपने एक्सपेंसेस आज की डेट में। इस सब में एक कैवेट है और एक अंडरलाइंग हैशट्रिक्स है दैट you are medically covered, there is no EMI going, and there is not big expense you are expecting in near time. ये 2-3 चीज़ें अगर टेकन केयर हैं
देन आप कर सकते हैं. आई थिंक दिस इज अमाउंट. एंड कैसे प्लान करना है? अगेन 10 करोड़ के लिए 1.5 लाख की सिप करनी पड़ेगी. 15% पे अगर ग्रो करेगी, 15 साल तक रखोगे तो 10 करोड़ आ जाएंगे. रूल ऑफ 15. हाँ. जो 15 था 1000, वो अगर 1.5 लाख हो गया, जहाँ 1 करोड़ आ रहा था यहाँ 10 करोड़ आ जाएगा आपके पास. पर जब तक आपके पास 10 करोड़ आएगा, तब इन्फ्लेशन के कारण जो गवर्नमेंट 0% बता रही होगी, फूड इन्फ्लेशन आज 7-8% है, एजुकेशन इन्फ्लेशन 10% है, आप 6% इन्फ्लेशन लेते हो तो 72/6 तो 12 साल में पैसे की वैल्यू आती रह जाएगी. तब आपको 20 करोड़ चाहिए होगा 12 साल के बाद. राइट. और 15 साल के बाद आपको यही 24-25 करोड़ चाहिए होगा. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो पैसा आपको आज चाहिए उसमें आपको इन्फ्लेशन डालनी पड़ेगी. जो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला शानली, वही आपका इन्फ्लेशन का फॉर्मूला है. इट टेल्स यू एट व्हाट रेट इन्फ्लेशन इज देयर, उसमें कितने साल में पैसे की वैल्यू आधी हो जाएगी. तो 72/6 अगर 6% हम लेते हैं तो 12 साल में पैसे की वैल्यू आधी होगी. मतलब जो चीज़ आज 10 रुपये में चाहिए वो 20 रुपये तब लगेंगे, और 15 साल में वैल्यू मान लो 24-25 करोड़ होगी. सो एवरीथिंग यू टेक इन टू अकाउंट कि इफ़ यू से ओके 15 साल में तो ये तो मैं कर ही सकता हूँ, पर 15 साल में आपको फिर 10 करोड़ का नहीं, आपको 24-25 करोड़ की प्लानिंग करनी है. राइट. बिकॉज इन्फ्लेशन इज रियल एंड इट्स टैक्स फ्री, पर आपकी जो इनकम है उस टैक्सेबल है. हाँ. सो देयर वी आर. राइट. हालांकि मैं अब इस टॉपिक को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाऊंगी, अर्ली रिटायरमेंट वाले को, क्योंकि आपने ये पूरे कॉन्सेप्ट को ही खारिज किया और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा. इट इज़ ट्रू. आप क्या करोगे खाली बैठने के बाद? अपने पैशन को फॉलो करने की मैंने ज़्यादातर देखा है, जेंजी बात करें, पर आप कितनी फोटोग्राफी कर लोगे, आप कितना डांस कर लोगे? नहीं होता है. तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए. मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि मुझे पहली बार कोई ये समझा रहा है. गिव इट बैक टू सोसाइटी ना. मैं कह रहा हूँ गिव इट बैक टू सोसाइटी. आपको मिला है, लिव योर लाइफ. आप दुनिया ट्रैवल करना चाहो तो ट्रैवल कर लो, पर कितना ही ट्रैवल कर लोगे? ट्रू. अब जो ट्रैवल करने निकले थे 3 साल तो में निकल गए. मैं ये बता रहा हूँ दैट इवेंचुअली प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आई नो पीस है, आपने अपने को डिस्कवर कर लिया है, यू वांट टू रीडिस्कवर योरसेल्फ, प्लीज़ गो अहेड एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट. ऑल आई एम सेइंग इज आई एम अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट. फॉर मी इफ आई विल नॉट वर्क, व्हाट आई विल डू? आई फील दैट वे. आप तो फिटनेस पे ही बहुत काम कर सकते हो, आपके लिए मैं पर्सनली बोल सकती हूँ. पर आप मुझे अपने बारे में ज़रूर बताइए. कमेंट सेक्शन खुला हुआ है. अर्ली रिटायरमेंट के आप क्या फेवर में हैं? आप क्या लोगों को नसीहत देते हैं या आप क्या प्लान कर रहे हैं? तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए. आप सर, मैं थोड़ा सा गोल्ड एंड सिल्वर भी आपसे समझना चाहती हूँ. पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हो, क्योंकि लास्ट ईयर दिसंबर में जब मैं पॉडकास्ट कर रही थी तो यही गोल्ड 75,000 था. आज जब मैं बैठ के नवंबर में आपसे बात कर रही हूँ तो यही गोल्ड 1.25 लाख पार कर चुका है, और इतना बेहतर रिटर्न तो क्या ही किसी ने दिया होगा. अब आगे फ्यूचर क्या है? सो आई ऑलवेज से दैट हमारी फीमेल्स बेटर पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, क्योंकि उनके पास गोल्ड है और उन्होंने बेटर रिटर्न बनाया है. बट देखिए, जैसे मैंने बोला, गोल्ड 5-7% आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए. इट्स अ हेज अगेंस्ट एनी एडवर्सिटी. एंड दुनिया में बहुत चीज़ें चल रही थी. मोर ओवर डॉलर करने के लिए काफ़ी इमर्जिंग कंट्रीज़, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज लाइक चाइना एंड ऑल, वो 25% आपका गोल्ड जो आपका जो नया सप्लाई था उसको बाय आउट कर रही थी, जो सेंट्रल बैंक्स हैं. सो इंटरेस्टिंगली उसके कारण से गोल्ड के प्राइसेस एस्केलेट हुए हैं, आपके बढ़े हैं. दूसरा सिल्वर, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल यूसेज, पर सिल्वर 2011 के बाद बढ़ा ही नहीं था. आप देखो, उसका पीक था, उसके बाद से नहीं बढ़ा. सो गोल्ड का फिर रिटर्न 15 साल को आपको अच्छा दिखेगा, पर सिल्वर का तो रिटर्न ही नहीं है कुछ 10-15 साल का. सो आई थिंक बिकॉज वो चीज़ बढ़ गई है और आपको फोमो हो रहा है, तो आई थिंक वो नहीं होना चाहिए. बिकॉज यू टेक इन टू अकाउंट कि आपके पास एग्जिस्टिंग गोल्ड क्या है, हर फैमिली टेक इन टू अकाउंट. एंड पीपल थिंक दैट बढ़ गया है, आगे क्या होगा. तो मेरे को ऐसा लगता है गोल्ड स्टिल हैज़ लॉट ऑफ शाइन लेफ्ट एंड गोल्ड विल कीप ऑन डूइंग वेल. अगेन मेरा सजेशन नहीं रहेगा कि आप अपने रिस्क मैट्रिक्स के हिसाब से 500% गोल्ड कीजिए, और गोल्ड में भी सिप कर सकते हो. आप डिजिटल गोल्ड करना चाहते हो, हर महीने डिजिटल गोल्ड ले लीजिए. आप फिजिकल गोल्ड, आई ऑलवेज टेलिंग पीपल दैट टू अवॉइड फिजिकल गोल्ड, बिकॉज स्टोरेज का इशू, क्वालिटी का इशू, रीसेल का इशू, टैक्सेबल भी है. अब तो सिंपल है, म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड ले सकते हो, ETF के थ्रू गोल्ड ले सकते हो. तो ETF में तो टैक्स 1 साल के बाद सेम इक्विटी वाला टैक्स है उसके ऊपर. तो आपको जितना गोल्ड लगाना है आप मंथली बेसिस पे सिप करके छोड़ दो. मान लीजिए आपने 1 लाख के सिप करनी है तो 10,000 की गोल्ड सिप कर दो. आजकल तो ऐसे भी फंड हैं जहाँ गोल्ड और सिल्वर में सिप होती है, जहाँ फंड मैनेजर टेक अ कॉल कि कितना गोल्ड लेना है, कितना सिल्वर लेना है, तो आप एक एक्सपोर्ट को दे दो. आई थिंक गोल्ड एंड सिल्वर बोथ विल कीप ऑन डूइंग वेल. Not at a pace at what they have done, but looks like that there's a lot of shine gold still has. So I think one should have 5-7% of the portfolio as gold. And इस level पे
इकट्ठा ना लगा के अगर आप लमसम पैसा कुछ लगाना चाहते हो तो उसे 5-6 वीकली ट्रांजेक्शन में STP कर दीजिए। और अगर आप सिप करना चाहते हो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, फिर तो आप जितना 10% के हिसाब से डिप्लॉय करना चाहते हैं उतना आपका सिप कर दीजिए। मैंने कुछ एक एस्ट्रोलॉजर से जब बात की क्षितिज जी, तो उन्होंने जो मुझे उनका प्रेडिक्शन बताया है वो ये कह रहे हैं कि 2027 तक ये 2.5 से 3 लाख होगा, ये उनका प्रेडिक्शन है। मैं तो बस ये समझना चाह रही हूँ कि इसके आसपास भी आप हैं क्या? देखिए मुझे बिल्कुल नहीं पता है ना, मुझे चीज़ समझ आती है। हाँ। लुक्स लाइक गोल्ड विल डू वेल। देखिए एक दो एस्केलेशन और बढ़ गए अगर तो शायद उतना भी वेट नहीं करना पड़े, पर मुझे लगता है कि दैट गोल्ड आई कांट गिव अ लेवल, बट मुझे लगता है दैट 13-14% से कंपाउंड कर सकता है गोल्ड, ऐसा लगता है। एंड अगेन दिस इज़ माई व्यू, प्लीज़ डू योर ड्यू डिलिजेंस, आपको लेना है। आई डोंट नो अबाउट उनका एस्ट्रोलॉजी के पीछे क्या है। अब देखिए अब गाली पड़ेगी मुझे, पर 850 करोड़ लोग हैं दुनिया में, 12 राशियाँ हैं। तो मतलब मुझे एक्चुअली में समझ नहीं आता। मेरे घर में बहुत लोग मानते हैं इन चीज़ों को, पर मुझे नहीं समझ आती। जो चीज़ नहीं समझ आती है वो नहीं आती है। बट आई एम सेइंग अच्छे कर्म कीजिए, ज़्यादा ग्रीडी मत रहिए, डाइवर्सिफाई करके रखिए। हमें ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, आप समझिए। एज यू ग्रो, जितने भी यंगस्टर्स हैं, आपकी हर चीज़ की लालच कम होती जाएगी। मतलब ये पंजाबीज, आप भी पंजाबी हैं, हमारे को कहते हैं ना, आंखों से हम भले ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं। अब आप पेट से भी नहीं खा पाते हो। इन टर्म्स ऑफ एक स्टेज के बाद आपकी भूख भी कम हो जाती है, आपकी बेसिक नीड्स भी कम हो जाती हैं। सो आई थिंक कितने पैसे चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप 12-13% से भी कंपाउंड कर गए, इफ़ यू स्टार्ट एट 30, 35 ऑल्सो, 40 ऑल्सो, योर जॉब इज़ डन। आपको जब पैसा चाहिए होगा सारा इकट्ठे नहीं चाहिए होगा। मान लीजिए किसी का 10 करोड़ का कॉर्पस है, उसके बाद वो 13-14 से नहीं 10% से ग्रो कर रहा है, 1 करोड़ रुपये उसे आना शुरू हो गया, 1 करोड़ से ग्रो करना शुरू हो गया। मंथली आपको एक्सपेंस तो 2-3-4 लाख रुपए ही चाहिए होगा, 4 लाख चाहिए होगा, 5 लाख चाहिए होगा आज से 10-15-20 साल के बाद। तो 4-5 लाख के लिए भी आप अगर मंथली 5 लाख भी निकालना शुरू कर दो, इसको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। उसमें टैक्स भी नहीं लगता ज़्यादा, क्योंकि प्रिंसिपल और एप्रिशिएटेड अमाउंट दोनों इकट्ठा लगता है। तो प्रिंसिपल पे तो लगेगा नहीं, एप्रिशिएटेड अमाउंट पे अभी 12.5% टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कल को जो होगा उस हिसाब से लगेगा। तो आपके विड्रॉल्स विल टेक केयर ऑफ योर मंथली एक्सपेंस, स्टिल योर पोर्टफोलियो विल कीप ऑन ग्रोइंग। सो मैं ये कह रहा हूँ 12% से भी ग्रो करते तो मैं बता रहा हूँ। सो आई थिंक ब्रॉडली जहाँ बहुत लोग भागते हैं ना, किस भी सेक्टर में बहुत लोग भागते हैं, वहाँ पे कल को कोई ना कोई फॉल आता ही है। चाहे 2000 में जब हम लोग कॉलेज में थे तो .com बस्ट हुआ, हर कोई बात कर रहा था कि दैट अब तो दिस इज़ अ फ्यूचर, इंटरनेट इज़ अ फ्यूचर, बिलियंस ऑफ डॉलर इज स्पेंड इन लेइंग आउट लाइन्स। पर उस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं रेवेन्यूज़ में, बूम था जो वो बस्ट में चला गया आपका। 2006-07 में इंफ्रा की ऐसी स्टोरी आई कि दैट इंडिया ऐसा इंफ्रा बिल्ड कर देगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दे वर एज लो एज 4.5-5%, रेपो की बात कर रहा हूँ। 1 साल के अंदर वो 8-8.5% पे खड़े थे रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो एक्सेल की कैलकुलेशन सब उल्टी हो गई और लोग सब इंफ्रा के पीक पे आए, वो कभी पैसा बना ही नहीं। कुछ ऐसे इंफ्रा फंड थे जिनकी नैव आज तक ही नहीं आई होगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब वो 10 के 40 हो गए तो उसके बाद 2 रुपये पे आ गए वापस, 3 रुपये पे आ गए, लिक्विडिटी नहीं मिली आपको निकलने के लिए। सेम थिंग हैपन विद योर टेक स्टोरी अगेन। फिर दोबारा अभी डिफेंस का जो पीक पे इंडिया पे आया तो वहाँ पे स्टोरी में आया। अभी देखिए कंजम्पशन का ट्रेंड है, कंजम्पशन सेक्टर विल डू वेल एंड लॉट ऑफ कंजम्पशन फंड्स आर देयर, बट अभी स्टार्ट है। कल को जो पीक पे आएगा ऐसे नहीं कि ख़राब करेगा, पर वहाँ से ग्रोथ स्लो हो जाएगी। सो आई एम सेइंग जस्ट डोंट रश आफ्टर व्हाट इज़ ऑलरेडी डन वेल। जब 70-72 पे भी था तब भी आप गोल्ड ले सकते थे, बट आपने तब नहीं दिया। आज वो 1.25 लाख पे ले रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लमसम के लिए आप 6 से 8 STP कर दीजिए और उसके सिवाय सिप कर दीजिए, एंड दैट्स अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। मुझे ऐसा लगता है कि दैट आपका फोमो नहीं होगा उसमें। कई बार बहुत सारी चीज़ें जब ऊपर हो ना और बहुत पीक पे हो तो वहाँ पे जोमो ठीक रहता है। जोमो जॉय ऑफ मिसिंग आउट, जैसे फोमो होता है, तो इट्स बेटर टू मिस आउट। बिकॉज उसमें क्या होगा कि अगर लेट्स से आपकी स्टोरी प्ले आउट नहीं हुई और अच्छा कर गया, कि थोड़ा और अच्छा कर गया, इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं आपको नीचे का लेवल देगा। कैपिटल मार्केट्स आपको बार बार अपॉर्चुनिटी देती है, ऐसा नहीं है। तो रादर देन डूइंग इट योरसेल्फ, चुपचाप फंड मैनेजर को दे दीजिए, चाहे ETF कीजिए, चाहे म्यूचुअल फंड कीजिए, चाहे इंडेक्स फंड कीजिए, दैट्स द राइट वे टू डू।
पहले की जितनी कैलकुलेशन थी वो कब कब गलत हुई ये अभी आपने बताया। एक और कैलकुलेशन के बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका उस पर क्या स्टेक है। मैं जब पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि रे डालियो की तरफ से अभी बात कही गई है कि नेक्स्ट बिग डेट क्राइसिस वोंट कम फ्रॉम बैंक्स, इट विल कम फ्रॉम गवर्नमेंट्स। आप भी क्या ऐसा सोचते हैं? और ये खास करके अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में उनकी तरफ से कहा गया है। 22-23 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी के ऊपर 38 ट्रिलियन डॉलर का लोन है, समझिए आप। और लोन किसने दिया हुआ है? लोन दिया हुआ चाइना ने काफ़ी कम किया पोजीशन में। अभी भी एक टाइम में चाइना का 1.1 ट्रिलियन यूएस ट्रेजरी में था पाक। यूएस ट्रेजरी इज बिन काउंटेड एज द वर्ल्ड सेफेस्ट हेवन, गोल्ड की तरह, गोल्ड स्टैंडर्ड की तरह काउंट होता था। अब वो आई डोंट नो व्हेन दे आर गोइंग टू ब्लिंक द आई, वो कब ये बंद करेंगे कि दैट ये लोन राइट ऑफ करें। इट्स नॉट दैट ईजी, बट येस सेंट्रल बैंक्स जो वो बोल रहे हैं, पॉसिबिलिटी है दैट सेंट्रल बैंक कल को आई ब्लिंक करें, बोले भैया हम तो वी कांट गिव दिस मनी, सो व्हाट्स द ऑप्शन लेफ्ट? तो आप क्या करोगे? कंट्री की रेटिंग ख़राब कर दोगे ना। वो तो ऑलरेडी पैसा तो लेके खा चुके हैं ना, तो रेटिंग ख़राब होगी, अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ रहा है मुझे बताइए आप। आज आपकी रेटिंग ख़राब कर दें वो, आप उनकी रेटिंग ख़राब कर दो, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? सो आई एम सेइंग देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ऐसा हो सकता है। बैंक्स फॉर श्योर, इंडियन बैंक्स में तो ऐसा कुछ नहीं होगा मुझे नहीं लगता, बिकॉज हम इतने ज़्यादा रिंग फेंस हो रखा है, और जो पीछे चीज़ें हुई हैं उसके बाद एनसीएलटी के कारण बहुत रिकवरीज हुई हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी लगती नहीं है। येस बैंक में भी जापानीज़ बैंक आ गया है, आरबीएल में बैंक आ गया है, इंडसइंड मोरलेस अभी थोड़ा स्टेबल दिख रहा है। ये 3 बैंक ही क्वेश्चन मार्क में थे इफ़ यू आस्क मी। बाकी एक आधा कोई कोऑपरेटिव बैंक में होता रहता है, पर आरबीआई कम्स टू रेस्क्यू दैट। सो आई थिंक globally there are certain countries which are on very 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 high debt, so there is a possibility that governments will raise their hand and say that we can't pay. Look at Sri Lanka, stable हो गया but it has to sell some part of its land to various other countries. अफ्रीका में बहुत ऐसी countries हैं, why to go far? Europe. So I think it has to do lot with how and when these countries will blink. बट येस जो बोल रहे हैं पॉसिबिलिटी है, बट एज पर इंडिया इज़ कंसर्न वेरी वेल रिंग फेंस्ड, मार्केट कैप टू जीडीपी हो, हमारा ओवरऑल फिजिकल डेफिशिट हो, डिपेंडेंसी ऑन क्रूड हो, हर चीज़ बहुत रिड्यूस ही हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो बैंक्स देख लो, आपका एसएलआर और सीआरआर मिला के कोई 22-23% तो आप उसी में पार्क कर देते हो। ऑन द एवरेज बैंक 26-27% लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स में है। आई डोंट सी मच हैपनिंग। वी आर अबाउट near about 700 billion in our foreign reserve. So I think as a country, the type of demographics which we have, I don't see much of a problem going in India. इसके पहले जब आप मुझे मेरा बजट एलोकेशन बता रहे थे तो आपने नीड्स के बारे में बताया, आपने इंश्योरेंस के बारे में बताया, गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड सब बताया। इसमें आपने क्रिप्टो का जिक्र नहीं किया। क्या 100, 200, 500 रुपया हर शख्स को क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करना चाहिए या बिल्कुल भूल जाएं क्रिप्टो को? क्या ज़रूरत है? मैं आप ये बता रहा हूँ दैट आप 40% तो टैक्स लेंगे, जो भी टैक्स ब्रैकेट होगा टैक्स देंगे आप उस हिसाब से। हाँ। दूसरा देखिए, हमें तो इंडिया समझ नहीं आ रहा है, आप बाहर जाके क्रिप्टो की बात कर रहे हैं। तो आई एम सेइंग अगर आप क्रिप्टो में कल को ऐसा पैसा विच यू डोंट माइंड लूजिंग, इफ़ यू वांट टू पुट दैट मनी यू कैन डू दैट, बट इफ़ यू वांट टू पुट सीरियस मनी आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। सो आप कल को मान लीजिए हांगकॉन्ग गए हैं या आप शंघाई गए हैं या आप किसी ऐसी जगह वेगस गए हैं और वहाँ आप बेट खेलना चाहते हैं, वो वाला पैसा आप क्रिप्टो में डाल दीजिए। मैं ये कहूँगा हो सकता है आपका सिक्सर लग जाए, पर क्रिप्टो में भी इफ़ यू वांट टू पुट देन टेक बिटकॉइन और इथरम। मैनी पीपल बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वहाँ एक्सचेंज का ही नहीं पता एक्सचेंज रहेंगी नहीं रहेंगी। आज वी सी मिस्टर ट्रम्प सपोर्टिंग क्रिप्टो अलॉट, कल को वो सपोर्ट ले लें या कल को उतना सपोर्ट नहीं रहे, देन हाउ यूल मैनेज एंड हाउ यूल ट्रेड दिस क्रिप्टो इन इंडिया आज की डेट में। एंड इंडिया में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा क्रिप्टो यूज़र हैं, उसका ऑब्वियस रीज़न है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है, पर एवरेज टिकट साइज तो 100, 200, 500 वाला ही होगा। सो आई डोंट सी, प्लीज़ अंडरस्टैंड, जितना पैसा आप क्रिप्टो में डाल रहे हैं उस अच्छा अगर आप एक फ़ंड में डाल देंगे यहाँ पे तो कोई 100 गुना तो आपको कहीं फ़ंड में मिल जाएगा अगले 28-30 साल में, इफ़ यू पुट मनी है। मैंने आपको कैलकुलेशन सीधा बताई है। If you give time to your investments, then by the time you retire, somebody at 20, let's say 21, 22, 25 years, 35, 40 is on your side. आप कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। सो हो सकता है क्रिप्टो अच्छा करे। आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ अ रिटेल इन्वेस्टर्स, उनका बहुत हार्ड अर्न मनी है। मुझे लगता है कि जितनी मेहनत से कमाया है
वो पैसा उनके लिए आगे बढ़े और वो पैसा उनको कमा के दे, उसके लिए एक सेफ एसेट्स, नॉट सेफ एसेट्स बट इक्विटी एसेट्स में, इक्विटी एसेट्स 5 साल से कम में अनसेफ हैं, 5 साल से ऊपर सेफ हैं। अच्छा। अगर आप 5 साल से ऊपर टाइम दे रहे हैं, हाँ। तो आप अगर मैनेज फंड्स ले रहे हैं तो उसमें चांसेस फॉर मेकिंग लॉसेस बहुत कम है, बहुत कम है। बिकॉज ऐसा नहीं होगा, ग्रेट डिप्रेशन में होता 6 साल मार्केट नहीं चली थी, इंडिया में तो ऐसा कोई टाइम आया नहीं। राइट। 11 से 14 था, 2-3 साल थे जहाँ पे हार्डली एनी मूवमेंट, बट येस देन स्टार्टेड मूविंग अप। सो वी हैव बिकम मच मोर डायनेमिक इन टर्म्स ऑफ आवर अप्रोच। तो मुझे लगता है दैट लेट्स कीप इट सिंपल। इतनी कॉम्प्लिकेशन है लाइफ में, ऑफिस की, घर की, आपकी कमिटमेंट्स की जो आप करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट शुड बी सिंपल। म्यूचुअल फंड्स, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट स्टॉक्स, don't hear anyone, it's not a OTC product. Stocks, if you understand, otherwise keep it simple. Mutual fund, ETFs, you have a bigger portfolio, do PMS and AIF along with that, manage portfolios, and then go and sleep well rather than thinking about कल सुबह स्टॉक का क्या होगा। मार्केट 3:30 बजे फ्राइडे को बंद हो जाती है, शालिनी आपको याद हो, आप तो मार्केट से ही हैं हमारे। क्रिप्टो 24/7 है। हाँ, राइट। तो कहाँ शांति है? क्यों करना ऐसी चीज़ जो आपको बार बार बॉदर करती रहे? मैं आपके साथ बैठा हूँ आराम से, क्योंकि मैनेज पोर्टफोलियोज में है, और टाइम देखिए क्या है अभी, 4:20। तो हमने तो 3:30 से पहले शुरू कर लिया था। हाँ। तो आप समझिए दैट ये चीज़ जो बॉदर करे, आप पोर्टफोलियोज भी ऐसे बनाए ना। हम भी जब व्हेन वी बाय स्टॉक्स इन PMS, वी लुक एट कंपनीज जहाँ पे ज़्यादा कोई इश्यूज आए नहीं, जहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी मिले, वॉलेटिलिटी कम मिले, ताकि एटलीस्ट मैं जब सोऊं तो आराम से सोऊं, रादर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट कि अब इस कंपनी में कल सुबह क्या होगा। आप ऐसी कोई माइक्रो कैप या कोई और कंपनी देख के बैठे हुए हो, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, देन यू स्ट्रेस अबाउट कल मॉर्निंग में क्या खुलेगा। अभी न्यूज़ आ गई, कुछ हो गया, नेगेटिव हो गया, कुछ अटैक हो गया, कहीं ग्लोबल मार्केट में कुछ क्राइसिस हो गया, आपको पता है यार ठीक है, मार्क टू मार्केट नीचे होगी, अगर पॉसिबिलिटी तो और ले लो, टॉप इट अप, अदरवाइज जस्ट रिलैक्स, जस्ट होल्ड ऑन। क्रिप्टो नोबडी नोज। सो माई सजेशन, बाय द टाइम वी आर टॉकिंग, इस सेशन में 2 क्रिप्टो ने बर्थ ले लिया होगा। एवरी हाफ एन आवर देयर इज अ क्रिप्टो टेकिंग बर्थ इन द वर्ल्ड। हाँ। सो लेट्स नॉट डू समथिंग जिसका पता ही नहीं है कहाँ है। हाँ, फिर भी मैंने जो समझा वो ये है कि बिल्कुल ही आप अगर गैम्बल करना चाहते हैं या कुछ पैसा आपको ऐसा है कि ये चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी इथेरियम और बिटकॉइन, उसके अलावा फिर तीसरा नाम नहीं बताया सर ने। हाँ, मे बी आई एम नॉट अ राइट पर्सन, आई एम टेलिंग यू दैट। मुझे नहीं समझ आता, मे बी आई एम ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट। मुझे लगता है जिसका कोई अंडरलाइन नहीं है वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने इनिशियली इन्वेस्ट किया था जस्ट टू अंडरस्टैंड क्या है। मैंने ब्लॉकचेन के ऊपर एक कोर्स भी किया। कौन से ईयर में? 20 और 21 में किया था, वेरी वेरी लिटिल कॉस्ट में किया था मैंने। और मैंने ब्लॉकचेन के ऊपर एक कोर्स भी किया, उसकी टेक्नोलॉजी समझने के लिए INSEAD पेरिस से मैंने कोर्स भी किया है, क्योंकि समझना भी ज़रूरी है ना कि क्या चल रहा है। हाँ, तो मुझे एक चीज़ समझ आई है कि इजी मनी बहुत इजीली निकल जाता है अगर बनता भी है तो। हाँ। तो प्रोसेस के थ्रू जाइए, डिसिप्लिन रहिए एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कीजिए। बहुत से लोग कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने मुझे 3 साल 4 साल इन्वेस्ट करने के बाद ये कहा है कि इससे तो हमने FD में ही पैसा डाला होता, कम से कम हमें जो 7-7.5% का रिटर्न मिलना था एटलीस्ट हमें वो तो मिला होता। तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है लोगों में। बहुत शॉर्ट में मैं समझना चाहूँगी क्या ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने का भी कोई तरीका होता है क्या? एक्चुअली क्या है कि as I said, many people have invested at the peak of the cycle. जैसे इंफ्रा की पीक स्टोरी पर लगाया, वो वापस नहीं आया पैसा कभी। मेरा प्रिंसिपल भी वापस नहीं आया, रिटर्न की दूर की बात है। जैसे काफ़ी लोगों ने से पहले पैसा लगाया होगा, अब उन्होंने 1-1.25 साल वेट किया, नहीं हुआ, निकल गए। 2017 में अगर आपको याद हो शालिनी, तब आप मीडिया लाइन में थे, फंड्स कवर कर रहे थे। स्मॉल कैप का रिटर्न था इंडेक्स का 57%, मिड कैप इंडेक्स का रिटर्न था 48%। इंडेक्स की रिटर्न की बात कर रहा हूँ। एक्टिव फंड्स और भी अच्छा कर रहे थे। 2018 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया और रिकैटेगराइजेशन हुआ स्कीम्स का, इफ़ यू रिमेंबर। यस। लार्ज कैप में इतना रहेगा 80% प्लस 100 स्टॉक्स, मिड कैप में एटलीस्ट 65% मिड। पहले तो कुछ भी रहता था किसी स्कीम में। हाँ, राइट। और बड़े सारे हमने शोज उसके ऊपर लोगों को समझाने, एडुकेट करने। स्मॉल कैप में 65% मिनिमम आपका इसी में रहेगा, मल्टी कैप में 25% ईच कैटेगरी में मिनिमम रहेगा। अब वहाँ पे पोर्टफोलियो रीबैलेंस के चक्कर में मिड और स्मॉल कैप की बहुत सेलिंग हुई उस साल का। अब 1 साल का रिटर्न क्या था? 57 और 48%। हर बंदा स्मॉल और मिड कैप में आना शुरू हो गया 2018 के बिगनिंग से। उस साल का इंडेक्स का रिटर्न -55-60% था, और वो 18 चला, 19 चला,
जो लोग 18 से आए और 19 के एंड या 20 में कोविड हुआ उसमें निकल गए, उनका कभी पैसा वापस हुआ ही नहीं। मगर 20 अगस्त के बाद से अगले 3-3.5 साल में स्मॉल और मिड कैप ने, स्पेशली स्मॉल कैप ने 35% प्लस कंपाउंडिंग दिया, टेकिंग केयर ऑफ द प्रीवियस ईयर्स ऑल्सो। तो 5-6 ईयर्स में आपको वो 22-23% दिखेगा, क्योंकि वो 2.5-3 साल में फंड्स डबल हो गए फ्रॉम देयर नैव। बट आर यू देयर इन दैट फंड और नॉट? सो जस्ट टू मेक इट सिंपल फॉर ऑल इन्वेस्टर्स, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, अपने गोल्स को किस फंड से अलाइन करना है। लार्ज कैप फंड से 5 साल के गोल को अलाइन कीजिए, फ्लेक्सी कैप फंड से 5 साल के गोल को अलाइन कीजिए, मल्टी कैप वाला जो फंड है या लार्ज मिड कैप वाले फंड है उनको 6 to 7 ईयर वाले गोल से अलाइन कीजिए। उसी गोल पे उसे अलाइन कीजिए जो 6-7 साल तक पैसा नहीं चाहिए। 7 to 8 ईयर्स वाले में मिड कैप फंड को अलाइन कीजिए, 10 ईयर प्लस में स्मॉल कैप फंड को अलाइन कीजिए, क्योंकि स्मॉल कैप कई बार 1-2 साल आपको ड्रॉडाउन मेजर दे सकता है और वो रिकवरी फेज में भी नहीं आ सकता, पर जब आएगा वो पूरा कर देगा, सारे पाप धोता हो जाएगा। तो जब आप पहले निकल जाते हो तो आपको लगता है यार इससे तो एफडी में लगा दिया होता, 7-7.5% तो आ रहे थे, पर जो 7-7.5% आ रहे थे उसके बाद 20-30% टैक्स दे रहे थे, पोस्ट टैक्स वो 5% आ रहा था, 5% 6.5-7% की इन्फ्लेशन से भी नीचे है। तो आप प्रिजर्व कर रहे थे, सॉरी आप प्रिजर्व भी नहीं कर पा रहे थे वेल्थ, अपनी वेल्थ डिप्लीट कर पा रहे थे, क्योंकि इन्फ्लेशन पैसे की वैल्यू कम कर रहा है, वो 7% पे है, उस पर टैक्स नहीं है। पर जो आप एफडी में पैसा लगा रहे हो उस पर टैक्स है। हाँ। तो वो 5-5.5% जो आ रहा है वो तो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रहा ना। हाँ। अभी हम दोनों के बच्चों ने स्कूल जाना है, आगे उसके बाद कॉलेज जाना है। एजुकेशन इन्फ्लेशन 10 to 12% है, राइट। फूड इन्फ्लेशन 6-7% है। अब जो इन्फ्लेशन है माइनस बता रहे हैं, कुछ 0.35-0.4 बता रहे हैं लास्ट मंथ की, उसमें सिल्वर और गोल्ड का अगर इंडेक्स हटा दोगे तो नेगेटिव है। उसका रेलेवेंस है, बट वो ब्रॉडर इकोनॉमी पे रेलेवेंस है, आपके मेरे लेवल पे बहुत सारी और चीज़ों का रेलेवेंस है। सो वी शुड प्लान आवर इन्वेस्टमेंट जहाँ इन्फ्लेशन बीटिंग 10% प्लस रिटर्न तो आना ही चाहिए। सो अगर इन्फ्लेशन 6-7 पे है या फूड या एजुकेशन इन्फ्लेशन 10% पे, और पीपल लाइक अस हु हैव फैमिलीज किड्स, तो वहाँ 10% प्लस कंपाउंडिंग रिटर्न कम से कम आना चाहिए ताकि आप एक वेल्थ क्रिएशन कर सकें। तो दिस इज़ व्हाट माई बिलीव है। सो प्लीज़ घबराइए मत, जो आपका एक्सपीरियंस पास्ट का रहा है, अगर उसको आप थोड़ा सा समय दे देंगे, इक्विटी एक्सेट क्लास को 5+ दे देंगे, तो आगे एक्सपीरियंस वैसा नहीं रहेगा। क्षितिज सर, मैंने आपसे अगले कुछ सालों के लिए कौन सा सेक्टर है ये तो पूछ लिया जो आपके हिसाब से बहुत शानदार करने वाला है, लेकिन अब अगर इसमें भी मेरी दिक्कत है कि मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रही, और मैं बिल्कुल नाम लेकर के आपसे पूछना चाहूँ कि वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो आप मुझे सजेस्ट करेंगे लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्ट करने के, तो वो कौन से होंगे? देखिए, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 3-4 अच्छे फंड हाउसेस हैं, बहुत सारे फंड हाउसेस के अच्छे फंड्स हैं, बट मैं अपनी पसंदीदा बता देता हूँ आपको, एंड देन क्लाइंट्स कैन और व्यूअर्स कैन लुक एट डू देयर होमवर्क, बिकॉज दिस इज जस्ट माई फंड्स विच आई लाइक। तो कोई रिकमेंडेशंस नहीं है यहाँ पे। HFC का फ्लेक्सी कैप है, पराग पारिक का है, आपका कोटक का है, निपॉन का है, DSP का है, अच्छे नाम हैं। मल्टी कैप में भी ऐसे 4-5 अच्छे फंड हैं, जहाँ पे मल्टी कैप में आपको निपॉन का अच्छा है, इन्वेस्को का अच्छा है, जो मुझे पसंद है बता रहा हूँ आपको, HSBC है, आपका वाइट ओक है, दे आर गुड नेम्स। देन आप एक लार्जर मिड कैप कैटेगरी में ICICI, मोतीलाल, मेरे में से कोई आप देख सकते हैं। मिड कैप में मोतीलाल, मेरे, इन्वेस्को, तीनों ही में से जो मुझे पसंद है, आप अपने हिसाब से देखिए क्या है। देन फोकस कैटेगरी भी एक अच्छी कैटेगरी है, जहाँ पे फोकस्ड मल्टी कैप पोर्टफोलियोज रहते हैं। फोकस में इन्वेस्को है आपका, DSP है आपका, निपॉन है आपका, तो इनमें से आप देख सकते हैं। HDFC है फोकस में, वो भी अच्छा कर रहा है। देन ऑल दो वैल्यू थीम आप ले सकते हैं 10-15% पोर्टफोलियो में, तो वैल्यू में आप एक्सेस वैल्यू देख सकते हैं। ICICI का इंडिया अपॉर्चुनिटी है, इट्स अ गुड फंड। अपना कॉन्ट्रा में SBI और इन्वेस्को कॉन्ट्रा है, एंड स्मॉल कैप में अगेन इन्वेस्को अच्छा कर रहा है आपका। DSP का एक पुराना स्मॉल कैप फंड है, इट्स अ गुड फंड। सो है, मतलब एक क्रॉस कैटेगरी दे आर गुड फंड्स। इम्पॉर्टेंट है कि आप इन्वेस्ट करें, एज पर योर रिस्क एपेटाइट। सो अगर आप 50-30-20 करना चाहते हैं तो आप एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, एक मल्टी कैप ले लीजिए, एक फोकस कैटेगरी ले लीजिए, या लार्जर मिड कैप ले लीजिए, और एक स्मॉलर मिड कैप में से एक ले लीजिए, दोनों मत लीजिए। आप यंग हैं, 23-24 के हैं, और आप आपका रिस्क एपेटाइट
दिखाने का और खाने का दोनों का सेम है, गिरती मार्केट में भी सेम है, हाँ, सिर्फ उठती मार्केट में नहीं ऐसा है, हाँ, देन आप स्मॉल और मिड कैप दोनों अलग अलग एक ऐड कर सकते हैं अलॉन्ग विद अ फ्लेक्सी कैप एंड अ मल्टी कैप, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आप अगर इसके एपेटाइट सेक्टोरल बेट लेने का, थीमेटिक लेने का है, तो आई थिंक आज की डेट में कंजम्पशन ले सकते हैं आप, डिफेंस ले सकते हैं आप, ये सब सिप रूट के थ्रू हैं, और मैन्युफैक्चरिंग ले सकते हैं आप, तो ये 2-3 आइडियाज़ ले सकते हैं आप वो भी फंड देख सकते हैं जहाँ पे न्यू एज बिजनेसेस का एलोकेशन थोड़ा अच्छा है। मुझे लगता है न्यू एज बिजनेस में बास्केट हमेशा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाय भी कर रहे हैं तो आप 1-2 कंपनीज बाय मत करें, पूरा बास्केट बाय करें, क्योंकि उसमें से 1-2 कंपनियाँ बहुत अच्छा करेंगी, हो सकता है बाकी कुछ ना करें या कुछ डर रहे हैं। तो आई थिंक इंडिविजुअल स्टॉक अप्रोच से बेटर रहता है आप बास्केट बाय करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि दैट म्यूचुअल फंड्स बाय करें अगर छोटा एलोकेशन करना है, क्योंकि वो भी आपको जर्नी को बहुत अच्छा बनाएगा। क्योंकि एंड गोल है कि मेरे को 4 गुना 5 गुना 10 गुना जो भी करना है, पर वो जर्नी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी डेस्टिनेशन। अगर जर्नी में आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत, देखिए इक्विटी मार्केट में तो ऊपर नीचे होगी, हाँ, पर बहुत ऊपर और बहुत नीचे होती रही तो वो प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, तो वो जो ये आपके स्मॉल स्टॉक्स हैं और जो माइक्रो कैप स्टॉक्स हैं वो कैपेबल हैं करने के लिए। कई बार आपको एग्जिट ही नहीं मिलेंगे क्योंकि उनके पास वॉल्यूम्स ही नहीं है। सो प्लीज़ गिव दिस जॉब टू एक्सपर्ट, अ फंड मैनेजर, एंड उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करें। डन सर, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है आपने ये जो फंड्स के नाम बताए उसके लिए मेरे व्यूअर एक लाइक भी करेंगे आपके लिए, क्योंकि आप जितना भी कन्फ्यूजन होगा वो मुझे लगता है और भी आपका दूर हो गया होगा। मैं बहुत छोटा सा सर डिस्कशन आपके साथ होम लोन के ऊपर करूँगी। सबसे पहली चीज़ तो मुझे आप ये समझाइए, बहुत से एक्सपर्ट्स को मैंने ये कहते हुए सुना है, क्योंकि अब तो हम 20% भी अगर पैसे दें तो 80% हमारा होम लोन जो है वो हमें मिल जाता है। बहुत से एक्सपर्ट्स मेरे ये कहते हुए सुने हैं कि आप 20% से ज़्यादा तो दो ही मत, अगर आपके पास हैं तो भी उन पैसे को आप म्यूचुअल फंड में डालो, क्योंकि वहाँ से आपको 12%, 13%, 15% रिटर्न मिलने वाला है। तो उसको आप डाउन पेमेंट में मत फंसाइए। क्या आप भी इसे ऐसे ही देखते हैं और आप भी यही सजेस्ट करेंगे? देखिए, हाउ मैथ्स वर्क, यस, इक्विटी मार्केट्स में अगर आप मैनेज फंड्स में हैं तो 12-13% कंपाउंडिंग आप, अगर सब जिस तरह से मार्केट चल रही है, हमारी इकॉनमी ग्रो हो रही है, तो एक्टिव फंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे सकते हैं। पीछे पास में तो मैंने आपको बताया इंडेक्स ही 14.25% पे 46 ईयर्स में, पर एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन आप 12% कैपिटल मार्केट से लगा सकते हैं। अब होम लोन आज के डेट में 725 से 750 के बीच में है, पर वो होम लोन जो है आपका रिड्यूसिंग प्रिंसिपल पे आपका लगता है, पूरे प्रिंसिपल पे तो लगता नहीं है। तो एक्चुअली में 5.5-6 वर्कआउट होता है ओवर अ जर्नी ऑफ द लोन। ना जो भी आप लोन है, अगर उसकी EMI का आप 30-40% भी अगर सिप कर सकते हो, मान लीजिए आपने 50,000 की EMI है आपकी और आप 25,000 का सिप कर सकते हो, तो आई एम ओके विद इट। जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है कि आप ज़्यादा लोन ले लीजिए, क्योंकि जो पैसे बचते होंगे उसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए या PMS जो भी है इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करिए जो आपके लिए बेटर रेट निकाले। एंड आई एग्री, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके कम है। अब एक कट और आ गया तो आप 7% पे खड़े होंगे, और इन्वेस्टमेंट जो है ये रिड्यूसिंग में दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट जो है 12% पे। एक बार मैं अगर देखूँ तो 5% ऊपर का तो इन्वेस्टमेंट ग्रो कर ही रहा है आपका। आज से 10 या 12 साल के बाद जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो उसका कॉपस खड़ा होगा उसके थ्रू ही आप SWP के थ्रू पे ऑफ कर पाएंगे लोन सारा का सारा। सो आई एग्री, जो आपके बाकी जितने भी गेस्ट हैं जिन्होंने बात करी है, आई एग्री विद दैट, पर उसका मैथ समझना ज़रूरी है उन्होंने क्यों बोला है। क्योंकि आपका जो लोन है रिड्यूसिंग में 5.5% कॉस्ट करता है और इन्वेस्टमेंट आपका 12% ओवरऑल अगर रिटर्न बन जाए तो वो आपका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से देखेंगे तो 5% का फ़र्क है, पर ओवरऑल देखेंगे तो वो डबल से भी ज़्यादा का फ़र्क आपका रिटर्न जनरेट कर सकता है। पर अगेन, आज पैसा लगाया कल डबल ऐसा नहीं होगा। जो पैसा बचा होगा उसको कोई रिस्की इंस्ट्रूमेंट में मत लगा दीजिएगा, बट एट द सेम टाइम उसे भी एक डिसिप्लिन वे में आप इन्वेस्ट कीजिएगा, सो दैट ये आगे आपकी लोन का भी ध्यान रखे और आपका भी ध्यान रखे। अब एक और सवाल इसी होम लोन से जुड़ा हुआ कि मेरी सैलरी का कितने गुना मुझे घर खरीदने का सोचना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में मुझे लगता है जो 50,000 भी कमा रहा है, क्योंकि एक तो प्रॉपर्टी का दाम आपका बहुत बढ़ी गया है। आपको नोएडा जैसे एरिया में भी 1 CR, मतलब ये मैं सबसे लीस्ट बता रही हूँ, बहुत दूर जा करके आपको 2 BHK 1 CR में मिलेगा। तो एक तो प्रॉपर्टी का दाम वैसे ही बढ़ गया है, फिर हम हमेशा अच्छा करना चाहते हैं, हम ये भी मान के चलते हैं कि इन फ्यूचर हमारी सैलरी भी बढ़ेगी, हमारी भी ग्रोथ होगी, तो यहीं पर गड़बड़ हो जाती है मुझे लगता है। आई थिंक
डिपेंड करता है कि आपकी ये ना ये यूनिक क्वेश्चन रहेगा हर किसी के साथ, बिकॉज लेट्स से अगर आप या किसी की ऐसी है कि कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और पेरेंट्स इस समय कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है, देन देखिए लोन का जो EMI हाउ इट वर्क्स, आप 1 CR का अगर लोन लिया आपने, तो अगर आज 6% के करीब का EMI है आपका, 54-55,000 के आसपास की आपकी EMI बैठेगी. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. अब वो EMI आप 25 साल के लिए भी ले सकते हो, 30 साल के लिए ले सकते हो. मेरा ये मानना है और यहाँ पे मैं लोगों को स्पेंड करने को बोलूँगा, थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम ले लीजिएगा लोन का, पर घर आप एक ही बार बनाते हो, तो थोड़ा ज़्यादा लेना पड़े ज़्यादा ले लो, जितना आपको लोन मिल सकता है उतना लोन ले लो, और साथ में उस लोन में एक अकाउंट करो जो आप कैपिटल डालना चाहते हो उसको रेनोवेशन के लिए या एडिशन करने के लिए घर के लिए रख लो. बिकॉज फिर क्या है कि वो मन में मलाल रह जाता है कि यार मैं ये ले सकता, ये कर सकता था. टाइम फ्रेम 30 ईयर्स तक है, कुछ बैंक 30 ईयर्स तक भी लोन देते हैं, आप वो 30 ईयर चूज़ कर सकते हो. और एज एन मैन फिर आपकी जैसी लाइफस्टाइल में आपके ग्रोथ आती है, आपकी इनकम में ग्रोथ आती है, कहीं से कुछ बोनस आता है, तो आप पे ऑफ करते रहो उस लोन को. दैट इज़ समथिंग विच यू डू. सो और हमेशा घर स्ट्रेच करके ही खरीदा जाता है शालिनी, तो मैं किसी को भी नहीं बोलूँगा भाई अपने मन को मारो, गो हैड बाय अ होम. There are if you have a good credit score, now this is very important for all the youngsters. Credit score क्यों important है? इससे में गुड क्रेडिट स्कोर तो आपको 25-30 साल का कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोन मिल जाएगा. इफ़ यू डोंट हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर, जो मुझे और शालिनी को लोन 6.5% पे मिल सकता है या आज के दिन में 7.25% में मिल सकता है, वो आपको 20 साल के लिए मिलेगा सिर्फ या 10 साल के लिए मिलेगा, और वो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, वो भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से नहीं मिलेगा. सो ये क्रेडिट स्कोर भी इंपॉर्टेंट है. आई थिंक मन नहीं मारना चाहिए जब घर ले रहे हो, थोड़ा स्ट्रेच कर लो और अपने को उतना काबिल बनाओ और मेहनत करो अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, और धीरे धीरे उसे बेटर करते जाओ. पैसा बोलता है मैं, मेरा आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपके साथ है कि होम लोन कितना जल्दी लें. अगर मैंने 25 की उम्र में जॉब शुरू कर दी है, तो क्या आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि मैं 27, 28, 30 तक ले लूँ, मुझे घर बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए, या मुझे इसे और डिले करना चाहिए, मुझे 35, 38 में लेना चाहिए? एडवाइजेबल क्या है? जब आपको लगे कि आपकी जॉब एक स्टेबल हो गई है, जब पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ है जब आप अपनी लाइफ के बाकी पैरामीटर्स में सेटल हो गए, स्पेशली मैरिड हैं, वो एक सेटल हो गया है. जब आपको तीसरी चीज़ क्लैरिटी ऑफ एक्सपेंसेस हो, जो बड़े एक्सपेंस आपकी लाइफ में क्या आने वाले हैं, ये 2-3 चीज़ जब हो जाएं तब आप होम लोन लीजिएगा. बिकॉज उसका EMI का बर्डन बड़ा है, और अनस्टेबल जॉब में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा. जब भी आपके दिमाग में आ जाए स्टेबिलिटी है, सबसे पहले जब भी आप शुरू कर रहे हैं 20-25 में, मेरा रिक्वेस्ट है इन्वेस्टमेंट से भी पहले मैं दोबारा बोलूँगा, अपना मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस प्लीज़ ले लीजिए. वो सबसे पहला स्टेप है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का. एंड मैं आपसे पर्सनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इंश्योरेंस और मेडिक्लेम की बात कर रहा हूँ, बिकॉज कंपनी का जो है, एंड आई एम ग्लैड आजकल ऑर्गेनाइजेशन देती हैं, पर जब तक आप जॉब में तभी तक है. तो सबसे पहला आपका वो एक्सपेंस है, बिकॉज दैट कैन ईट अवे ऑल योर सेविंग्स अगर आपने वो कवर नहीं ले रखा है तो. एंड देन ये 3 चीज़ें जब हो जाती हैं, देन यू गो हैड एंड बाय योर ड्रीम होम, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. थैंक यू सो मच सर. मैं अपने व्यूवर्स से कहूँगी कि आज के शो का आपका जो भी टेक अवे है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए. इससे दूसरे लोगों की भी हेल्प होती है. आपका टेक अवे कुछ और हो सकता है किसी और ने कुछ और सीखा होगा, तो वो कमेंट पढ़ के भी हम समझ जाते हैं कि ओके फाइन, ये चीज़ नोटिस करना भूल गए हम, या शायद ये लाइन्स हम सुनना भूल गए. तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए. थैंक यू सो मच सर. बहुत जल्दी आप आए भी हमारे शो पे. इतने लंबे समय के बाद मैंने आपसे कांटेक्ट किया और आप बिना पूछे आप मेरे व्यूवर्स को आपकी जो भी राय है वो बताने के लिए आए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू शालिनी, माय प्लेजर. थैंक यू. थैंक यू.